किम यूजीन एक अगली लूजर था जिसने कभी भी किसी के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाई। बचपन से ही उसे इस दुनिया और इसमें रहने वाले बेरहम लोगों से नफरत थी। हर कोई उसके साथ कचरे जैसा बर्ताव करता था और जब उनका काम खत्म हो जाता था तो उसे छोड़ देते थे। इसी वजह से किम यूजीन हमेशा लोगों से सतर्क रहने लगा और अकेले रहने लगा। वो किसी पर भरोसा नहीं करता था और जो भी उसका फायदा उठाने की कोशिश करता था किम यूजीन उसे खत्म कर देता था। ये सब तब तक चलता रहा जब तक अपोकलिप्स नहीं आ गया। सोलो लेवलिंग की तरह अचानक गेट्स कहीं से भी खुलने लगे और जल्द ही पूरी दुनिया मॉन्स्टर्स से भर गई। सिटीज बर्बाद हो गई और लोग मक्खियों की तरह मरने लगे। जब सभी को लगने लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, तभी हॉलो नाम के रहस्यमयी भगवान जैसी शक्तियां सामने आई और उन्होंने इंसानों को मॉन्स्टर्स को हराने की पावर दी। इस पावर के साथ इंसानों को गेम सिस्टम मिला और जिन्हें ये ताकत मिली उन्हें प्लेयर्स कहा गया। लोगों को लगा कि ये चुने हुए लोग मॉन्स्टर्स को मारकर दुनिया को बचा लेंगे, लेकिन उनके हीरोज दुनिया बचाने की बजाय पैसे कमाने में लगे हुए थे क्योंकि मॉन्स्टर बिजनेस बहुत ज्यादा फायदेमंद था। इतनी बड़ी तबाही के बाद भी किम वुजीन की जिंदगी में कुछ नहीं बदला। वो पहले की तरह अकेला ही था। उसे पहले से ही इंसानों के दिलों में छिपे अंधेरे का पता था। इसलिए जब प्लेयर्स भी नकली और डरपोक निकले जो सिर्फ पैसा कमाना और अपनी ताकत के दम पर दुनिया को कंट्रोल करना चाहते थे, तो किम यूजीन को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। किम यूजीन ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी पूरी जिंदगी इस हीरो वाली लड़ाई से दूर रहेगा। लेकिन सब कुछ उस दिन बदल गया जब उसकी मुलाकात ली सेजुन से हुई। किम वुजीन की नजर में ली सेजुन इंसानों के बीच एक फरिश्ते जैसा था क्योंकि वो अकेला प्लेयर था जो बिना किसी स्वार्थ के इंसानियत की मदद करता था। ली सेजुन की मौजूदगी इतनी जबरदस्त थी कि उसके जैसी सोच रखने वाले लोग भी दुनिया को बचाने के लिए उसके साथ जुड़ने लगे। किम भी उनसे अलग नहीं था। आखिर वो भी एक इंसान था और उसे भी इंसानियत की सेवा करने की जिम्मेदारी महसूस हुई। इसलिए किम मेसाया गिल्ड में शामिल हो गया और ली सेजुन के साथ उसके मिशन पर निकल पड़ा ताकि सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करके इंसानियत को बचाया जा सके। इस दौरान किम ने कई नए दोस्त बनाए जिन पर वो अपनी जान तक भरोसा कर सकता था। धीरे धीरे किम बदलने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये बदलाव उसके लिए अच्छा था या बुरा। प्रेजेंट टाइम में किम वुजीन एक गेट के सामने खड़ा था जो डार्क सोल्स गेम के बॉस रूम के दरवाजे जैसा दिख रहा था। ने ली सेजुन से पूछा कि अगर वे इस दरवाजे के पीछे मौजूद फाइनल बॉस को हरा देते हैं तो क्या वे आखिरकार आजाद हो जाएंगे। ली सेजुन जवाब देता है कि ये शायद सच में आखिरी लड़ाई हो सकती है, कम से कम उसके लिए। किम ये सुनकर हैरान हो जाता है और ली सेजुन से इसका मतलब पूछने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही ली सेजुन अपनी तलवार निकालता है और सीधे किम के शरीर के आर पार कर देता है। ली सेजुन किम को उसकी सेवा के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि उसी की वजह से वो इस सबसे ऊंचे लेवल तक पहुंच पाया। किम घुटनों के बल गिर जाता है और उसकी नजर अपने स्टेटस स्क्रीन पर जाती है जहां वार्निंग दिखाई दे रही थी कि उसे बालोंग्स कर्ज लग चुका है। ये कर्ज उसकी सारी रेजिस्टेंस और प्रोटेक्शन को 90% तक कम कर देता है। कांपती आवाज में किम ली सेजुन से पूछता है कि क्या उसने शुरुआत से ही ये सब प्लान किया था, लेकिन जवाब ली सेजुन नहीं बल्कि उसकी राइट हैंड पाक सिन्ही देती है। वो किम वुजीन की बेवकूफी पर हंसती है और कहती है कि अगर प्लेयर्स इस गेम को खत्म कर देंगे तो वे फिर से पुरानी अर्थ पर वापस चले जाएंगे जहां सरकारें एक बार फिर दुनिया पर राज करेंगी। उनकी मौजूदा पावर्स और एबिलिटीज के बिना वे दुनिया पर अपना दबदबा कैसे बनाए रखेंगे और अपनी आलीशान जिंदगी कैसे जी पाएंगे। किम गुस्से में ली सेजुन का नाम चिल्लाता है, तभी हेवनली वाइपर का जहर उसके पूरे शरीर में फैलने लगता है। किम वुजीन को अभी भी जिंदा देखकर पाक सिन्ही भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाती क्योंकि किम को सिर्फ बालोंग्स कर्ज ही नहीं दिया गया था बल्कि उसे हेवनली वाइपर का जहर भी दिया गया था। ये खास सजा सिर्फ किम को दी गई थी क्योंकि बाकी सभी साथी इतने कमजोर थे कि उन्हें मारने के लिए सिर्फ हेवनली वाइपर का जहर ही काफी था। तब किम को समझ आता है कि उसके पुराने सभी साथियों की मौत कैसे हुई थी। ये सच्चाई उसे अंदर तक हिला देती है क्योंकि वो यकीन नहीं कर पाता कि ली सेजुन और पाक सिन्ही ने उन्हीं साथियों के साथ धोखा किया जिन्होंने अपनी जान उन दोनों के भरोसे छोड़ी थी। गुस्से से किम का खून खौलने लगता है और उसके दिमाग में अपने पुराने साथियों के चेहरे आने लगते हैं। कांपते हुए वो दोनों से पूछता है कि क्या उन्हें अपने साथियों को मारते वक्त जरा सी भी दया नहीं आई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे उनके फ्यूचर प्लान्स के बीच आ रहे थे। लेकिन जब उसे समझ आता है कि उन्हें अपने पुराने साथियों की भी कोई परवाह नहीं है तो उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगता है। लेकिन वो इतना कमजोर हो चुका था कि कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वो बस उनकी जाती हुई पीठ को देखकर चीख सकता था जो धीरे धीरे उसकी नजरों से दूर होती जा रही थी। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में
किम को एहसास होता है कि किसी पर भरोसा करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो दुआ करता है कि अगर उसे एक और जिंदगी मिले तो वो फिर कभी वही गलती नहीं दोहराएगा, और इसी के साथ वो अपनी आखिरी सांस छोड़ देता है और जमीन पर गिर जाता है। किम की मौत के तुरंत बाद स्क्रीन पर एक प्रॉम्प्ट दिखाई देता है जो गेम की शुरुआत का संकेत देता है। दूसरी तरफ एक मिलिट्री व्हीकल तेजी से हाईवे पर दौड़ रहा था जिसमें कई मिलिटेंट्स बैठे हुए थे। वे डंजियन से निकल रहे मॉन्स्टर्स की बढ़ती संख्या के बारे में बात कर रहे थे। कुछ लोग डरे हुए थे जबकि कुछ खुश थे, क्योंकि इसका मतलब था कि वे अब ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इन्हीं लोगों के बीच एक आदमी सो रहा था जो अचानक उठ जाता है और हैरानी से चारों तरफ देखने लगता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि किम था, जो समय में पीछे जाकर उस पल पर पहुंच गया था जब उसकी पावर्स पहली बार जागी थी। किम हैरान था क्योंकि कुछ ही पल पहले ली ने उसके साथ धोखा किया था और वो डंजन में मर गया था, जहाँ उसका शरीर जंगल में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन अब वो फिर से जिंदा था और समय में पीछे आ चुका था, उस समय जब गेम अभी शुरू ही हुआ था। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, व्हीकल अचानक रुक जाती है क्योंकि ड्राइवर डर के साथ सामने देख रहा था। पूरा हाईवे बड़े और ताकतवर ऑर्क से भरा हुआ था जो उन्हें खतरनाक नजरों से देख रहे थे। ड्राइवर तुरंत बाकी क्रू को जानकारी देता है और सभी अपने हथियार उठाकर ऑर्क्स की भीड़ से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्रू का चीफ सबको बताता है कि उनके पास एमो कम है, इसलिए हर बुलेट को संभाल कर इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अपनी बात खत्म करने से पहले ही उसकी नजर किम पर पड़ती है जो अकेले ही ऑर्क से लड़ रहा था। अपने हाथ में सबमशीन गन लेकर किम वुजीन एक भी बुलेट बर्बाद नहीं करता और अकेले ही पूरे ऑक्स के झुंड को खत्म कर देता है। उसकी सबमशीन गन से निकली हर बुलेट सीधा ऑक्स के सिर पर लगती है। कुछ ही देर में सारे हरे ऑक्स खत्म हो जाते हैं। किम युद्ध के मैदान के बीचों बीच ऐसे खड़ा था जैसे कोई असली अल्फा हो। बाकी मिलिटेंट्स हैरान थे और सोच रहे थे कि आखिर ये कौन सा मॉन्स्टर है जिसने अकेले ही सारे ऑक्स को खत्म कर दिया। लेकिन किम अपनी ही सोच में खोया हुआ था क्योंकि वो अपने उस शरीर के साथ दोबारा तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहा था जो अभी तक गेम सिस्टम की पावर का पूरी तरह आदी नहीं हुआ था। उसे अभी भी लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है। लेकिन तभी चीफ उसे डांटते हुए उसकी सोच से बाहर निकालता है। चीफ उससे पूछता है कि वो अकेले लड़ाई में क्यों कूद पड़ा और सारे किल्स अकेले ही क्यों ले गया। किम को इस खुदगर्ज और घमंडी चीफ की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी क्योंकि उसका दिमाग अभी भी अपनी पिछली जिंदगी के आखिरी पलों में अटका हुआ था जहां उसके अपने साथियों ने उसके साथ धोखा किया था। तभी अचानक उसके कानों में एक नोटिफिकेशन की आवाज आती है और उसकी आंखों के सामने सिस्टम पैनल दिखाई देता है। सिस्टम उसे नया प्लेयर बनने की बधाई देता है और उसे अलग अलग क्लासेस दिखाता है जिन्हें वह चुन सकता था। किम को याद आता है कि पिछली जिंदगी में भी इसी दिन उसे पहली बार ये पावर मिली थी, लेकिन इस बार कुछ बदलाव थे। अपनी पिछली जिंदगी के उलट इस बार किम के पास चुनने के लिए 3 नई क्लासेस थी और उनमें से एक थी डार्क वर्ल्ड सरोगेट। ये क्लास कर्सेस और अलग अलग पॉइजन्स को कंट्रोल करने की ताकत रखती थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये अपने यूजर को अनडेड मॉन्स्टर्स को समन करने की ताकत भी देती थी जिससे वो अकेले ही पूरी एक आर्मी के बराबर बन सकता था, एक नेक्रोमांसर की तरह। ये क्लास पहले योन जोग नाम के एक इंसान की थी जिसे इमॉर्टल किंग भी कहा जाता था क्योंकि वो अपनी अनडेड आर्मी और हजारों कर्सेस पर कंट्रोल की वजह से लगभग अजेय था। इतनी जबरदस्त ताकत की वजह से योन जोग को दुनिया का सबसे ताकतवर प्लेयर कहा जाता था। यहाँ तक कि ली सेजुन भी अकेले उसके सामने टिक नहीं सकता था। किम ली सेजुन को एक नकली हीरो मानता था और योन जोर को गेम का असली अंतिम इविल बॉस कहता था। अपनी पिछली जिंदगी में किम ने ली सेजुन के लिए योन जोर को मारने के मकसद से अपनी पूरी जिंदगी उसकी रिसर्च और एनालिसिस करने में बिताई थी। लेकिन इस जिंदगी में डार्क वर्ल्ड सरोगेट की पावर के साथ वो ली सेजुन का शिकारी बनेगा और उसी का शिकार करेगा। जब सिस्टम पूरी दुनिया में फैल गया और हर जगह प्लेयर्स दिखाई देने लगे तब ताकतवर प्लेयर्स ने अपने अपने ग्रुप्स बनाए जिन्हें गिल्ड्स कहा गया। शुरुआत में ये गिल्ड्स सिर्फ मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ाई से पैसा कमाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन मेसाया गिल्ड के उभरने के बाद फीनिक्स जैसे भ्रष्ट गिल्ड्स धीरे धीरे खत्म होने लगे क्योंकि लोगों को ऐसे हीरोज मिल गए थे जिन पर वे भरोसा कर सकते थे। कम से कम किम की पिछली जिंदगी में तो यही हुआ था, लेकिन इस जिंदगी में वह जानता था कि मेसाया गिल्ड असल में धोखा देने वाले प्लेयर्स का एक झुंड है। इसीलिए किम इस नई जिंदगी में एक समय के भ्रष्ट फीनिक्स गिल्ड में शामिल होने का फैसला करता है क्योंकि एक बार किसी ने कहा था करप्शन तभी बुरा होता है जब उसमें मेरा फायदा शामिल ना हो। फीनिक्स गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में एक आदमी किम को गिल्ड में शामिल होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देता है। वो कॉन्ट्रैक्ट की अलग अलग शर्तें बताता है, जैसे हर बार डंजन क्लियर करने पर उसे अतिरिक्त फीस देनी होगी और ऐसी कई बातें। ये कुछ वैसा ही था जैसा हमने सोलो लेवलिंग में देखा है। किम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है और समझ जाता है कि सारे रिवॉर्ड्स मिलने के बाद भी उसके पास कोई अच्छा आइटम खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होंगे, लेकिन इस समय वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए
वो अगले जरूरी सवाल पर आता है और मैनेजर से पूछता है कि वो उसके प्लेयर स्टेटस की पुष्टि कैसे करेगा, क्योंकि सिस्टम पैनल तो सिर्फ प्लेयर खुद ही देख सकता है। मैनेजर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि गिल्ड के पास प्लेयर्स को जांचने का अपना तरीका है। वो किम के सामने 5 कार्ड्स रख देता है और कहता है कि इनमें से कोई भी एक कार्ड चुन लो। अगर कार्ड जलकर खत्म हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो सच में एक प्लेयर है, क्योंकि ये 5 स्किल कार्ड्स है। किम की नजर हीमोटॉक्सिन नाम की एक स्किल पर पड़ती है, जो उसकी डार्क वर्ल्ड सरेगेट क्लास की स्किल थी। ये स्किल यूजर को अपने खून को पॉइजन में बदलने की ताकत देती थी और ये उसके लेवल के साथ और मजबूत होती जाती थी। किम ने उम्मीद नहीं की थी कि उसे गेम की शुरुआत में ही अपनी क्लास की इतनी शानदार स्किल मिल जाएगी, इसलिए वो तुरंत उसे स्वीकार करता है और स्किल कार्ड को अपनी उंगलियों के बीच फाड़ देता है, जिससे उसका पूरा शरीर बैंगनी रोशनी से चमक उठता है। मैनेजर अपने चश्मे को ठीक करता है जैसे वह किसी रोमांस एनीम का मेन कैरेक्टर हो और हमारे लड़के किम का गिल्ड में स्वागत करता है। रात के समय किम को अपनी पिछली जिंदगी का सपना आता है, जहां उसके साथी उसके खराब स्वभाव से डरते थे, क्योंकि उसने सालों तक अकेले रहकर ऐसा स्वभाव बना लिया था। लेकिन भले ही वे उससे डरते थे, फिर भी किम उन्हें अपने दिल के बहुत करीब रखता था, क्योंकि सड़क के गुंडों के विपरीत वो अपनी पीठ उनकी सुरक्षा में छोड़ सकता था। प्रेजेंट लाइफ में वापस आकर किम जानता है कि उसके पुराने साथी अभी भी इस नई जिंदगी में जिंदा होंगे, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो उनसे कैसे मिले। फिर भी वो उनसे दोबारा मिलना चाहता था और उम्मीद करता था कि उसे जल्द ही ये मौका मिलेगा। इसी बीच ग्वानन स्पोर्ट्स पार्क की पार्किंग लॉट में प्लेयर्स का एक ग्रुप इंतजार कर रहा था। तभी एक गंजा आदमी उनके पास आता है। वो गंजा आदमी सभी को ग्रीट करता है और हैरान होता है कि सब लोग इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गए। ग्रुप की एक फीमेल प्लेयर अपनी पहली डंजन हंट को उस गंजे आदमी से बात करने लगती है। उस गंजे आदमी का नाम जूजब था। वो उसकी बातों का मजा लेता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो एक एक्सपर्ट डंजन हंटर है और वो जरूर उसकी रक्षा करेगा। फीमेल प्लेयर खुश हो जाती है और मजाक में कहती है कि अगर वे बच गए तो बाद में उसे खास इनाम देगी। गंजे आदमी के साथ ग्रुप का आखिरी मेंबर अभी भी गायब था और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा गरीब लड़का किम था, जो अपनी पुरानी टूटी फूटी कार में वहाँ पहुँचता है। जी, ग्रुप के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो गरीब था, जबकि कुछ लोग उसके देर से आने पर नाराज होते हैं। एक आदमी तो ये तक कह देता है कि जो इंसान अच्छी कार तक नहीं खरीद सकता, वो पहली डंजन हंट में जिंदा कैसे बचेगा। हथियार खरीदना तो बहुत दूर की बात है। गंजा आदमी उनकी बकवास से परेशान हो जाता है और उनसे कहता है कि किम को अकेला छोड़ दें, क्योंकि उसे डंजन हंट की योजना पर चर्चा करनी है। जिस डंजन में वे जाने वाले थे वो एक ई रैंक डंजन था, जिसमें सिर्फ सबसे कमजोर गॉब्लिन्स मौजूद थे। लेकिन ऐसे कमजोर डंजन्स के भी सख्त नियम थे, क्योंकि उनमें सिर्फ लेवल 10 या उससे नीचे के प्लेयर्स ही एंट्री कर सकते थे। पार्टी साइज भी ज्यादा से ज्यादा 5 प्लेयर्स तक सीमित थी, इसलिए किम की टीम में सिर्फ 5 मेंबर थे। मीटिंग रूम के अंदर फीनिक्स गिल्ड का मैनेजर उन्हें समझाता है कि डंजन हंट का मुख्य मिशन सभी गॉब्लिन्स को खत्म करना और जिंदा बाहर निकलना है। समझाने के बाद मैनेजर उनसे अपना इन्वेंट्री चेक करने के लिए कहता है, जिससे एक प्लेयर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके इन्वेंट्री में कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ गई थी। दूसरी तरफ किम एक विलन की तरह हल्की मुस्कान देता है, क्योंकि वो खुश था कि उसकी टीम में कोई भी इंसान उसकी पिछली जिंदगी का जान पहचान वाला नहीं था। इसका मतलब था कि अब वह जो चाहे कर सकता था और उसे उनकी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी पड़ेगी। छोटी मीटिंग खत्म होने के बाद ग्रुप डंजन के अंदर एंटर करता है और सभी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि डंजन के अंदर पूरी तरह से एक नई दुनिया मौजूद थी। बाहर वे सिर्फ कंक्रीट के जंगल में थे, लेकिन अंदर का नजारा पूरी तरह अलग था। डंजन के अंदर आसमान नीला था और जंगल हरा भरा था। जब पूरा ग्रुप मिलकर एक बेस कैंप बनाने लगता है, तब किम चारों तरफ देखने लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये देखकर जोसेफ किम को इलाके की जांच करने के लिए भेज देता है, जबकि बाकी लोग कैंप बनाते हैं। किम बिना किसी परेशानी के ये काम स्वीकार कर लेता है, जिसे देखकर जोसेफ हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि किम डरकर उन्हीं के साथ चिपका रहेगा। किम जानता था कि गंजा आदमी उसे चारे की तरह यूज करना चाहता है, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अकेला ही पूरी एक आर्मी के बराबर था। वहीं दूसरी तरफ मैसाया गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में पाक सिन्ही गोल मेज के सामने खड़ी थी, जहाँ मैसाया गिल्ड के सारे बड़े लोग बैठे हुए थे। वो उन्हें बताती है कि वह उनके मिशन में शामिल होने वाले एक नए मेंबर से मिलवाने वाली है। उसकी बात खत्म होते ही एक आदमी रूम के अंदर आता है, जिसे देखकर गिल्ड के कुछ मेंबर हैरान हो जाते हैं, खासकर यांगजू नाम का आदमी, जो उस नए इंसान को घमंडी कमीना कहता है। वो आदमी अपना परिचय सुजुकी इची के रूप में देता है और आगे कुछ बताने वाला होता है, लेकिन अपने ऊपर गुस्से भरी नजरें देखकर उसे समझ आ जाता है कि यहाँ मौजूद ज्यादातर चेहरे उसके लिए जाने पहचाने हैं, इसलिए वो अपना इंट्रोडक्शन छोड़ देता है। मैसाया गिल्ड का गिल्ड मास्टर ली सेजुन सुजुकी इची की तारीफ करते हुए कहता है कि वो बहुत महत्वाकांक्षी आदमी है, लेकिन सुजुकी इची को सिर्फ
सिर्फ अपने आने वाले कामों की परवाह थी। ये बात उसके बगल में बैठे यांग जू को गुस्सा दिला देती है और वो उसे चेतावनी देता है कि वह दोबारा कभी उसके मास्टर से ऐसी बेअदबी से बात ना करे। यांग जू तो बस उस घमंडी इंसान का सिर टेबल पर पटकना चाहता था। सुजुकी इची उल्टा उससे पूछ लेता है कि क्या उसे उसके बात करने का तरीका परेशान कर रहा है या फिर पिछली बार वाली घटना। ये सुनते ही यांग जू का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो वही ड्यूल करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि अपनी इज्जत वापस ले सके, लेकिन ली सेजुन सिर्फ एक शब्द बोलता है और यांग जू तुरंत शांत होकर वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। फिलहाल यांग जू अपना गुस्सा दबा लेता है और मन ही मन सोचता है कि अगली बार मौका मिला तो वो सुजुकी इची का घमंड जरूर तोड़ेगा। जब माहौल शांत हो जाता है तो पार्क सिन्ही पिछले असाइनमेंट के बारे में पूछती है। एक मेंबर जवाब देता है कि अगर सिर्फ मिनरल लाना है तो उन्हें लगभग 3 दिन लगेंगे। ली सेजुन ये सुनकर डेडलाइन को अप्रूव कर देता है। वापस किम की तरफ आते हैं। किम डंजन में घूमता रहता है और उन क्लूज को ढूंढता है जिनके बारे में उसे अपनी पिछली जिंदगी से पता था। कुछ देर बाद उसे एक पेड़ मिल जाता है जिस पर मार्क बने हुए थे। उसे देखते ही उसे अपना मेंटोर याद आ जाता है जिसने उसे सिखाया था कि छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी इंसान के जिंदा बचने के चांस को बढ़ा सकती है। वो मेंटोर कोई और नहीं बल्कि सुजुकी इची था। सुजुकी इची ने किम को सिर्फ इसलिए सिखाया था क्योंकि वो मेसाया गिल्ड का मेंबर था। किम जानता था कि सुजुकी इची असल में मेसाया गिल्ड का एक हंटिंग डॉग था, लेकिन फिर भी वो उसकी दी हुई सीख से खुश था क्योंकि वही चीजें आगे जाकर मेसाया गिल्ड को खत्म करने में उसकी मदद करेंगी। तभी अचानक एक पत्थर उसके चेहरे के पास से गुजरता हुआ पीछे पेड़ पर जाकर लगता है। किम तुरंत उस तरफ देखता है जहाँ से पत्थर आया था। वहाँ गॉब्लिन्स का एक ग्रुप खड़ा था जो उसे टुकड़े टुकड़े करने का इंतजार कर रहा था। अपनी पिछली जिंदगी में इस स्टेज पर किम सिर्फ गॉब्लिन्स से छुप सकता था, लेकिन इस जिंदगी में ये गॉब्लिन्स उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस टारगेट थे जिन पर वो अपनी हीमोटॉक्सिन स्किल को टेस्ट कर सकता था। किम अपने हाथ पर कट लगाता है और अपनी स्वॉर्ड पर जहरीला खून लगा देता है। फिर वो उसी पॉइजन ब्लेड से गॉब्लिन्स को काटना शुरू कर देता है ताकि स्किल की ताकत देख सके। हालांकि पॉइजन का असर अभी ज्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन किम फिर भी खुश था क्योंकि गॉब्लिन्स के अटैक पैटर्न बहुत आसान थे। वे मॉन्स्टर्स में सबसे आसान दुश्मनों में गिने जाते थे, लेकिन किम ये भी जानता था कि अगर बहुत सारे गॉब्लिन्स एक साथ हमला कर दें तो उसका पॉइजन ब्लड भी उन्हें नहीं रोक पाएगा। इसलिए वो अपनी मैजिक स्टोरेज से अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है। ये गॉब्लिन लॉर्ड की विप थी जिसे खास तौर पर गॉब्लिन्स को डराने के लिए बनाया गया था। इसका असर कुछ ऐसा था जैसे कोई मालिक हाथ में चाबुक लेकर अपने गुलामों की तरफ बढ़ रहा हो। विप को देखते ही गॉब्लिन्स डर जाते हैं और किम पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाते। दूसरी तरफ किम के साथ डंजन में आए बाकी प्लेयर्स इतने लकी नहीं थे। उन्हें कुछ ही देर में गॉब्लिन्स के एक बड़े झुंड ने घेर लिया। गंजा जोसेफ बिल्कुल नहीं डरता और एक गॉब्लिन को आसानी से मार गिराता है। उसके बाद वह अपने साथियों के सामने शेखी मारते हुए कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये गॉब्लिन्स बहुत कमजोर है। लेकिन सच तो ये था कि जोसेफ अंदर से खुश था कि उसने लॉन्ग स्वॉर्ड खरीदी थी क्योंकि पास की लड़ाई में गॉब्लिन्स काफी खतरनाक हो सकते थे। वो अपनी स्वॉर्ड को गॉब्लिन की लाश से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि स्वॉर्ड फंस गई है। बस फिर क्या था, बाकी गॉब्लिन्स को हमला करने का मौका मिल जाता है और कुछ ही पलों में जोसेफ जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर उसके साथी डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ किम लगातार गॉब्लिन्स का शिकार कर रहा था। बेचारे गॉब्लिन्स जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किम लगातार गॉब्लिन लॉर्ड की विप से उन्हें मारता जा रहा था। ये विप गॉब्लिन्स को 30% एक्स्ट्रा डैमेज देती थी। इसी वजह से किम तेजी से गॉब्लिन्स को मारकर एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमा रहा था। कुछ ही समय में वो लेवल 2 पर पहुंच जाता है। इसके साथ उसे स्ट्राइविंग हायर नाम की नई अचीवमेंट भी मिल जाती है, लेकिन इसके बावजूद किम ज्यादा खुश नहीं था। उसके लिए गॉब्लिन्स बहुत कमजोर थे और उनसे लड़ने में उसे कोई मजा नहीं आ रहा था। इसलिए वो सोचता है कि जल्दी से ये काम खत्म करे और घर जाकर आराम से नैप ले। उधर बाकी 4 प्लेयर्स एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। पिछली लड़ाई ने उन्हें कई चोटें दी थी और गॉब्लिन्स का डर अभी भी उनके दिमाग में था। तभी उनमें से एक आदमी पूछता है कि क्या किम अभी भी जिंदा है, क्योंकि सबसे पहले वही उनसे अलग हुआ था। उसकी बात सुनते ही जोसेफ और दूसरा घमंडी आदमी फिर से बहस करने लगते हैं। दोनों अपनी हालत के लिए एक दूसरे को दोष देने लगते हैं, लेकिन तभी दूर से गॉब्लिन्स की चीखने की आवाज आने लगती है। ये आवाज सुनकर उन सबको पिछली लड़ाई याद आ जाती है और वे डर जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गॉब्लिन्स खुशी से नहीं चिल्ला रहे थे। असल में किम उनका शिकार कर रहा था। इतने सारे गॉब्लिन्स को मारने के बाद फाइनली किम एक नई स्किल अनलॉक कर लेता है जिसका नाम था स्केलेटन डिजीज। किम स्किल को इतनी जल्दी पाकर हैरान हो जाता है क्योंकि
यही वो स्किल थी जिसने यांजो को एक वन मैन आर्मी बना दिया था। हालांकि इस स्किल में एक बड़ी कमी भी थी। ये स्किल सिर्फ उन्हीं लोगों या मॉन्स्टर्स को जिंदा कर सकती थी जिन्हें कास्टर ने अपने हाथों से मारा हो। लेकिन किम को इस कमी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी अभी की स्टेज पर पावर बढ़ाने के लिए इससे बेहतर स्किल कोई नहीं थी। इसलिए वो तुरंत पास पड़े एक मरे हुए गॉब्लिन पर स्किल यूज करता है और कुछ ही पल बाद एक गॉब्लिन स्केल्टन दोबारा खड़ा हो जाता है। स्केल्टन की आंखों में चमक देखकर किम खुश हो जाता है। ये बिल्कुल किसी ऐसे योद्धा की नजर थी जो सिर्फ लड़ाई के लिए पैदा हुआ हो। सुन जिन वू का अपना वर्जन बनने के बाद किम फैसला करता है कि वह अपने पहले मिनियन को एक लेवल एक गॉब्लिन के खिलाफ टेस्ट करेगा। गॉब्लिन स्केल्टन थोड़ी देर तक संघर्ष करता है, लेकिन आखिर में वो असली गॉब्लिन को मार देता है। फिर भी किम थोड़ा निराश हो जाता है। वैसे तो उसे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी नतीजा उसकी उम्मीद से कमजोर था। वो सोचता है कि शायद इसकी वजह उसके कम मैजिक स्टैट्स है, क्योंकि ये स्किल इंटेलिजेंस के साथ स्केल होती है। आखिर में वह इस बात को छोड़ देता है, क्योंकि उसने स्केल्टन को अपना मेन अटैक वेपन बनाने का प्लान वैसे भी नहीं किया था। इसके बजाय उसकी नजर उन इंसानों की लाशों पर जाती है जो उससे पहले इस डंजन में आए थे और मारे गए थे। गॉब्लिन्स ने उनके साथ जो बुरा सलूक किया था उसे देखकर किम का इरादा और मजबूत हो जाता है कि वह इन सभी गॉब्लिन्स का सफाया करके रहेगा। उधर एक केव के अंदर किम के बाकी टीममेट्स डर के मारे छिपे हुए थे। पिछली लड़ाई ने उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से बुरी तरह हिला दिया था। गंजा जोसेफ खुद पर गुस्सा था, क्योंकि वो खुद को एक कमजोर और डरपोक इंसान मान रहा था जो अपने साथियों की रक्षा तक नहीं कर पाया। डंजन क्लियर करना तो बहुत दूर की बात थी। आखिर में वो फैसला करता है कि चाहे जान चली जाए वो गॉब्लिन से एक आखिरी लड़ाई जरूर लड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाला होता है, उसके टीममेट्स उसे रोक लेते हैं और उसके सिर के ऊपर देखने को कहते हैं। अपने सिर के ऊपर वो अपना प्लेयर लेवल बढ़ता हुआ देखता है। ये देखकर वो पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि बिना कुछ किए किसी प्लेयर का लेवल तभी बढ़ सकता था जब उसकी टीम का कोई दूसरा मेंबर लगातार लड़ रहा हो और बड़ी संख्या में दुश्मनों को मार रहा हो। तभी उसे एहसास होता है कि जिसे वो बेकार समझकर छोड़ आया था, यानी किम, वो अभी भी जिंदा है और तेजी से गॉब्लिन्स का शिकार कर रहा है। दूसरी तरफ किम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके टीममेट्स लेवल अप कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि वो इस समय गॉब्लिन्स के साथ खेलते हुए और उन्हें उनकी पैदाइश पर पछतावा करवाने में काफी मजा ले रहा था। बहुत सारे गॉब्लिन्स को जल्दी खत्म करने के लिए किम एक चाल चलता है। वो गॉब्लिन्स की मांद के एंट्रेंस को ढेर सारी लकड़ियों से बंद कर देता है और फिर उनमें आग लगा देता है। जल्द ही केव के अंदर धुएं का बड़ा बादल भर जाता है। धुआं पूरे केव में फैल जाता है और अंदर मौजूद गॉब्लिन्स का दम घुटने लगता है। ये देखकर किम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसके लिए ये उन प्लेयर्स का बदला था जिन्हें इससे पहले गॉब्लिन्स ने मार दिया था। जब सारे गॉब्लिन्स पूरी तरह भुन जाते हैं, तब किम गॉब्लिन चैंपियन का इंतजार करने लगता है, लेकिन काफी देर तक उसे गॉब्लिन चैंपियन दिखाई नहीं देता। इसलिए वो दूसरी गॉब्लिन लेयर्स ढूंढने के लिए जाने वाला ही था कि अचानक पूरी जमीन कांपने लगती है। तभी जमीन के नीचे से एक विशाल और डरावना गॉब्लिन बाहर निकलता है। अपने सारे साथी जले हुए देखकर वो गुस्से में किम की तरफ घूरता है। गॉब्लिन चैंपियन को सामने देखकर किम काफी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि अब उसे ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अपनी पिछली जिंदगी में यही गॉब्लिन चैंपियन अनगिनत न्यूबी प्लेयर्स की जान ले चुका था। आखिर में मेसाया गिल्ड को आकर इसे मारना पड़ा था। नए प्लेयर्स के लिए गॉब्लिन चैंपियन किसी ग्रिम रीपर से कम नहीं था। इसीलिए इस नई जिंदगी में किम ने पहले ही एक्शन लेने का फैसला किया था, ताकि ये मॉन्स्टर किसी और की जान न ले सके। किम अपनी स्वॉर्ड निकालता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके आगे बढ़ने से पहले ही उसका स्केल्टन मिनियन खुद ही गॉब्लिन चैंपियन पर टूट पड़ता है। किम नोटिस करता है कि स्केल्टन की आंखों की चमक बदल चुकी है, इसलिए वो फैसला करता है कि उसे एक और मौका दिया जाए ताकि वो अपनी कीमत साबित कर सके। हाथ में स्वॉर्ड लिए स्केल्टन सीधे गॉब्लिन चैंपियन को घूरता है। स्केल्टन की आंखों में किलिंग इंटेंट देखकर गॉब्लिन चैंपियन तुरंत हमला कर देता है, लेकिन स्केल्टन फुर्ती से नीचे फिसलता है और गॉब्लिन चैंपियन के पैरों पर वार कर देता है। ये अटैक पैटर्न देखकर किम चौंक जाता है, क्योंकि ये उसे अपनी पिछली जिंदगी की एक लड़ाई की याद दिलाता है। उस समय उसकी पूरी टीम एक दो पैरों वाले मॉन्स्टर के सामने संघर्ष कर रही थी। तब किम आगे आया था और मॉन्स्टर के पैरों पर हमला किया था। मॉन्स्टर घुटनों पर गिर गया था और उसके टीममेट्स ने आसानी से उसे खत्म कर दिया था। अब इस नई जिंदगी में स्केल्टन बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी यूज कर रहा था। इतना ही नहीं, वो किम की पूरी फाइटिंग स्टाइल की नकल भी कर रहा था। ये देखकर किम काफी हैरान हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्केल्टन उसकी कॉम्बैट स्टाइल के आधार पर बनेगा, लेकिन फिर
उसे स्किल की डिस्क्रिप्शन याद आती है। उसमें लिखा था कि समन किए गए मिनियंस यूजर के मैजिक से अफेक्ट होते हैं। जब किम इस बारे में सोच रहा था, उसी दौरान स्केलेटन गॉब्लिन चैंपियन को हरा देता है और अपने मास्टर के अगले आदेश का इंतजार करने लगता है। किम स्केलेटन से कहता है कि अपनी पिछली जिंदगी में उसने हर तरह के हथियार यूज किए थे और 1-on-1 कॉम्बैट में उसका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन अब इस नए बदलाव के बाद उसे अपने प्लान्स बदलने की जरूरत महसूस हो रही थी। गॉब्लिन चैंपियन को मारने के बाद किम को उसकी क्लास की तरफ से एक लेजेंडरी स्किल पेज मिलता है। ये रिवॉर्ड उसे पूरे गॉब्लिन डंजन को अकेले क्लियर करने की वजह से मिला था। किम ने उम्मीद नहीं की थी कि उसे गेम की शुरुआत में ही लेजेंडरी स्किल मिल जाएगी, लेकिन जाहिर है उसे इससे कोई शिकायत नहीं थी। उधर रियल वर्ल्ड में फीनिक्स गिल्ड का मैनेजर ये सुनकर दंग रह जाता है कि डंजन पहले ही क्लियर हो चुका है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक न्यूबी टीम सिर्फ एक दिन में डंजन क्लियर कर देगी। वो जल्दी से बाहर भागता है और देखता है कि टीम के 5 में से सिर्फ 4 मेंबर बाहर निकले हैं। वो किम के लिए दुख मनाने ही वाला था कि तभी उसे एक और परछाई बाहर आती हुई दिखाई देती है और वो कोई और नहीं बल्कि किम था। उसी किम के लिए मैनेजर अभी भगवान से प्रार्थना करने वाला था। दूसरी तरफ जोसेफ, जो बड़ी मुश्किल से डंजन से जिंदा बाहर निकला था, किम को देखकर डर जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किम अकेले पूरा डंजन क्लियर कर सकता है। किम आराम से बाहर निकल रहा था और उसकी ऑरा बाकी सबको दबा रही थी। अब जोसेफ सोचने लगता है कि आखिर किम की असली पहचान क्या है, क्योंकि इतनी ताकत वाला इंसान कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता। लेकिन इन सब के बावजूद दुनिया की नजर में किम अभी भी सिर्फ एक नामहीन प्लेयर था। मेसाया गिल्ड की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लोग प्लेयर्स की बढ़ती हुई डिमांड से परेशान हो चुके थे। जहां बाकी गिल्ड्स के प्लेयर्स डंजन्स क्लियर करने के बदले पब्लिक और गवर्नमेंट से मोटा पैसा वसूल रहे थे, वहीं मेसाया गिल्ड भी वही काम कर रही थी, लेकिन मुफ्त में। और अगर इतना काफी नहीं था तो उन्होंने कोरिया के इतिहास का सबसे ऊंचा फ्लोर डंजन भी क्लियर कर दिया था, जिसे उनसे पहले कोई गिल्ड क्लियर नहीं कर पाई थी। और दुनिया की बाकी चीजों की तरह कैपिटलिज्म ने डंजन हंटिंग और प्लेस पर भी अपनी पकड़ बना रखी थी। अलग अलग कॉर्पोरेशंस अलग अलग गिल्ड्स को सपोर्ट कर रही थी और मेसाया गिल्ड भी इससे अलग नहीं थी। अपनी हाल की जीत के बाद मेसाया गिल्ड का मार्केट शेयर सबसे ऊपर पहुंच गया था। ये देखकर बाकी गिल्ड्स और उन बिजनेसमैन का खून जल रहा था जिन्होंने प्लेयर्स पर अपना पैसा लगाया हुआ था। उन लोगों में से एक था जोसेफ। इस समय जोसेफ शराब पीकर अपना दुख भुलाने की कोशिश कर रहा था और मेसाया गिल्ड की बुराई कर रहा था। उसके पास बैठा उसका दोस्त उसकी बकवास सुन रहा था। तभी उसकी नजर जोसेफ के माथे पर लगी चोट पर पड़ती है। जोसेफ को ये बताने में शर्म आ रही थी कि उसे एक गॉब्लिन ने घायल किया था, इसलिए वो झूठ बोल देता है कि उसे चोट किम की वजह से लगी थी। वो कहानी बनाता है कि किम ने एक कीमती आइटम पाने के लिए अपने टीममेट्स की जान की परवाह नहीं की और उन्हें छोड़ दिया। जल्द ही उसका झूठ एक रूमर बन जाता है और देखते ही देखते पूरा गिल्ड ये मानने लगता है कि किम एक लालची प्लेयर है जिसे अपने टीममेट्स की जान की कोई परवाह नहीं है। उधर किम को इन रूमर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो इस समय ली सेजुन तक पहुंचने का तरीका ढूंढ रहा था, लेकिन बिना किसी को शक हुए। एक लीड मिलने के बाद वो और पैसा कमाने के लिए गिल्ड पहुंचता है, लेकिन इसके लिए उसे और डंजन्स क्लियर करने पड़ेंगे। जब वो गिल्ड पहुंचता है तो उसे बताया जाता है कि कोई भी प्लेयर उसके साथ डंजन हंट के लिए टीम अप नहीं करना चाहता। तभी उसे अपने बारे में फैल रहे रूमर्स का पता चलता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि किम अंदर ही अंदर खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे अकेले डंजन हंट करने के लिए बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे। उधर गिल्ड का मैनेजर और एक एग्जीक्यूटिव उस ORC डंजन के बारे में बात कर रहे थे जिसके लिए किम ने रिक्वेस्ट डाली थी। एग्जीक्यूटिव को याद आता है कि यही वही डंजन था जिसे राइजिंग स्टार जॉन योंग्यो और उसकी पार्टी भी क्लियर नहीं कर पाई थी। मैनेजर को थोड़ा डर था कि कहीं किम खुद को जरूरत से ज्यादा ताकतवर तो नहीं समझ रहा, लेकिन एग्जीक्यूटिव कहता है कि किम को जो करना है करने दो, क्या पता वो सबको कोई बड़ा सरप्राइज दे दे। दूसरी तरफ किम को इन बातों का कोई पता नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ ली सेजुन से बदला लेने का गोल था और उसे वहां तक पहुंचने का सही रास्ता भी मिल चुका था। उस रात किम अपनी पुरानी एक 950S वाली टूटी फूटी कार चलाकर डंजन गेट की लोकेशन पर पहुंचता है। गिल्ड का एक ऑफिशियल उसे डंजन तक ले जाता है और मिशन की डिटेल्स समझाने लगता है। उस डंजन का नाम ORC हंटर था। ये C क्लास का 3rd फ्लोर डंजन था। इस डंजन को क्लियर करने के लिए रेकमेंडेड लेवल 13 था, जो कि किम के मौजूदा लेवल से काफी ज्यादा था। हालांकि किम जानता था कि अभी उसकी ताकत इस डंजन के लिए थोड़ी कम है, लेकिन उसके पास एक स्ट्रैटेजी थी जो उसे अकेले डंजन क्लियर करने में मदद कर सकती थी। उसके लिए उसे सबसे पहले एक
ओआरसी को मारना होगा और फिर उसके स्केलेटन को समन करना होगा ताकि वो उसके लिए लड़ सके। लेकिन उसके लेवल पर एक ओआरसी को मारना भी आसान नहीं था। फिर भी किम का सालों का कॉम्बैट एक्सपीरियंस इस कमी को काफी हद तक पूरा कर देता है। वो वही स्ट्रैटेजी यूज करता है जो उसके स्केलेटन मिनियन ने गॉब्लिन चैंपियन के खिलाफ यूज की थी। किम अपनी स्पीड और तेज अटैक की मदद से ओआरसी के पैरों पर गहरे कट्स लगा देता है, जिसकी वजह से ओआरसी घुटनों पर गिर जाता है। यही तो किम चाहता था, क्योंकि बिना पैरों वाला कोई भी बीस्ट उसके सामने सिर्फ एक बैठा हुआ टारगेट था। किम अपनी स्वॉर्ड से ओआरसी को खत्म कर देता है। इसके बाद वो स्केलेटन डिजीज स्किल यूज करता है और मरे हुए ओआरसी की बॉडी से एक स्केलेटन सोल्जर खड़ा कर देता है। जब किम ओआरसी डंजन को अकेले क्लियर करने की प्लानिंग कर रहा था, उधर रियल वर्ल्ड में ओसाई चैन नाम का एक नया गंजा आदमी लिए जानिया नाम के इंसान के साथ मीटिंग कर रहा था। ओसाई चैन एक प्लेयर की फाइल टेबल पर फेंकता है और लिए जानिया उसे ध्यान से पढ़ने लगता है। वो प्रोफाइल किम की थी। उसमें लिखा था कि किम ने पावर जागने के तुरंत बाद अकेले पूरा डंजन क्लियर कर दिया था। लिए जानिया ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, इसलिए वो ओसाई चैन से पूछता है कि ये रिपोर्ट सच में असली है या किसी ऐसे फैन ने लिखी है जो बहुत ज्यादा मना रीकैप वीडियोस देखता हो। उसकी बात सुनकर सेक्रेटरी ली का ध्यान उनकी तरफ जाता है। वो अभी अभी दोनों के लिए कॉफी लेकर वापस आई थी। सेक्रेटरी ली पूछती है कि क्या उसे उसकी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। ये सुनते ही बेचारे लिए जानिया के पसीने छूट जाते हैं। उसे मनाने के लिए वो तुरंत उसकी तारीफ शुरू कर देता है। वो कहता है कि सेक्रेटरी ली बहुत खूबसूरत है और शानदार रिपोर्ट्स लिखती है। ओसाई चैन भी पीछे नहीं रहता। वो भी कहता है कि अगर रिपोर्ट सेक्रेटरी ली ने लिखी है तो वो 100% सही होगी। वो आगे कुछ और बोलने ही वाला था कि तभी उसके मुंह में कॉफी का स्वाद आता है। कॉफी पीते ही उसका चेहरा बिगड़ जाता है। वो सेक्रेटरी ली से पूछता है कि क्या उसने प्रीमियम कॉफी की जगह इंस्टेंट कॉफी खरीदी है। सेक्रेटरी ली बताती है कि फीनिक्स गिल्ड की मीटिंग के दौरान उसने ये इंस्टेंट कॉफी खरीदी थी और रिपोर्ट भी रीयूजेबल पेपर पर लिखी थी ताकि पैसे बच सके। ये सुनते ही ओसाई चैन का व्यवहार एकदम बदल जाता है। वो तुरंत इंस्टेंट कॉफी को ऐसे पीने लगता है जैसे दुनिया की सबसे स्वादिष्ट कॉफी हो। ये देखकर लिए जानिया मन ही मन उसे जज करने लगता है। उसे याद आता है कि ओसाई चैन पैसे बचाने के मामले में कितना कंजूस है। वो तो यहाँ तक सोचता है कि शायद इसी कंजूसी की वजह से उसके सिर के बाल भी चले गए। अगर ओसाई चैन उसके मन की बात सुन लेता तो शायद वही लड़ाई शुरू हो जाती। ओसाई चैन जल्दी से टॉपिक बदल देता है और सेक्रेटरी ली से पूछता है कि क्या उन्हें किसी नए डंजन के राइट्स खरीदने में सफलता मिली। सेक्रेटरी ली जवाब देती है कि उसने कई डंजन्स देखे थे लेकिन वे सभी बहुत महंगे थे। ये सुनकर लिए जानिया को वो डंजन याद आता है जिसे ओसाई चैन ने बचा कर रखा था। लेकिन ओसाई चैन कहता है कि उस डंजन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने उसके लिए क्लियर करने के लिए कुछ और डंजन्स पहले से तैयार कर रखे हैं। लिए जानिया का मूड पूरी तरह खराब हो जाता है और वो ओसाई चैन से कहता है कि उसे थोड़ा आराम चाहिए क्योंकि उसने कल ही एक डंजन क्लियर किया था। लेकिन ओसाई चैन उसकी एक नहीं सुनता। उसका कहना था कि अगर इंसान रुक गया तो आलसी हो जाएगा, इसलिए एक असली आदमी की तरह मेहनत करते रहो और बहाने मत बनाओ। उधर किम अपने नए ओआरसी स्केलेटन को एक बड़े ओआरसी के हाथों बुरी तरह टूटते हुए देख रहा था। वो सोचता है कि शायद उसकी स्किल लेवल अभी बहुत कम है, लेकिन किम ज्यादा परेशान नहीं होता क्योंकि उसने इस स्किल के पुराने ओनर से एक बहुत जरूरी बात सीखी थी। जब तक बैटलफील्ड पर बॉडीज पड़ी है तब तक वो लगातार स्केलेटन सोल्जर्स समन कर सकता है और उन्हें अपनी तरफ से लड़वा सकता है। नया स्केलेटन सोल्जर मिलने के बाद किम फिर से ऑक्स का शिकार शुरू कर देता है। पूरा दिन लड़ते लड़ते वो फाइनली लेवल अप कर लेता है और उसकी हीमोटॉक्सिन स्किल भी लेवल 2 पर पहुंच जाती है। लेकिन इसके बावजूद वो खुश नहीं था क्योंकि उसके हिसाब से ये डंजन एक्सपीरियंस पॉइंट्स फार्म करने के लिए काफी स्लो था। इसलिए वो फैसला करता है कि अब साधारण ऑक्स को छोड़कर सिर्फ ओआरसी हंटर को ढूंढेगा। ओआरसी हंटर कोई आम मॉन्स्टर नहीं था, वो अपने ही ओआरसी साथियों का शिकार करता था। किम को लगा कि ऐसा मॉन्स्टर जरूर पूरे ग्रुप का लीडर होगा। कम से कम उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से यही बात सही लग रही थी। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे ओआरसी हंटर नहीं मिलता और तब वो डंजन के दूसरे हिस्से में जाने का फैसला करता है। जब किम जमीन पर कुछ ड्रॉ करके सोच रहा था तभी उसके पास खड़ा स्केलेटन सोल्जर ऐसे इशारे करने लगता है जैसे उसे कुछ पता हो। लेकिन किम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता और उसके सिर पर हल्की सी चपत मारकर दूसरी तरफ निकल जाता है। दूसरी
तरफ ओआरसी हंटर अभी अभी एक ओआरसी का शिकार करके उसकी बॉडी घसीट रहा था और बॉडी से गिरता खून पीछे एक ट्रेल छोड़ रहा था। उसी ब्लड ट्रेल को फॉलो करते करते किम आखिरकार डंजियन बॉस तक पहुंच जाता है। एक अनुभवी हंटर होने के नाते किम जानता था कि डंजियन बॉस के खिलाफ 1-on-1 फाइट करना बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वो सीधी लड़ाई की बजाय एक चालाक प्लान बनाता है। वह अपने इन्वेंट्री से बो और एरो निकालता है और अपनी लेवल 2 हीमोटॉक्सिन स्किल का जहरीला खून एरो पर लगा देता है। उसका प्लान था पहले ओआरसी हंटर को पॉइजन करना, फिर उसे कमजोर करना और उसके बाद स्केलेटन सोल्जर की मदद से उसे खत्म कर देना। प्लान तैयार करने के बाद वो स्केलेटन सोल्जर को आगे भेजता है ताकि ओआरसी हंटर का ध्यान भटक जाए। ओआरसी हंटर की स्किन बहुत मोटी थी, इसलिए किम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को टारगेट करता है, उसकी आंखें। जैसे ही एरो बो से निकलता है वो सीधा ओआरसी हंटर की बाई आंख में जाकर घुस जाता है। ओआरसी हंटर दर्द से पीछे उछल जाता है और उसकी आंख से खून बहने लगता है, लेकिन असली परेशानी अभी शुरू हुई थी। चोट लगने के कुछ ही सेकंड बाद उसे महसूस होता है कि पॉइजन भी उसके शरीर में फैल चुका है। ये बात उसे और ज्यादा गुस्सा दिला देती है। उधर किम को नोटिफिकेशन मिल जाता है कि ओआरसी हंटर सक्सेसफुली पॉइजन हो चुका है और अब पॉइजन धीरे धीरे उसकी हेल्थ भी कम करता रहेगा। किम के लिए ये सिर्फ एक बोनस था, क्योंकि उसका इरादा ओआरसी हंटर को धीरे धीरे मारने का नहीं था। पॉइजन लगने के बाद पहले का ताकतवर ओआरसी हंटर अब उसके लिए एक आसान टास्क बन चुका था। कुछ ही देर में किम उसे खत्म कर देता है और पूरा डंजियन क्लियर हो जाता है। डंजियन बंद होने में अब सिर्फ 1 घंटा बचा था, इसलिए किम उस क्लू को ढूंढने निकल पड़ता है जिसके लिए वह यहाँ आया था। वो जियान योंगियो को ढूंढना चाहता था, जिसकी पार्टी पहले इसी डंजियन में मारी गई थी, लेकिन उसे सिर्फ उसकी टीम की हड्डियां मिलती है। फिर भी किम हार नहीं मानता और सर्च जारी रखता है। तभी उसे एक हिडन केव मिलती है। केव के अंदर उसे एक स्केलेटन दिखाई देता है जिसके ऊपर जी योंगो का नेम टैग लगा हुआ था। स्केलेटन के पास उसे एक डायरी मिलती है और उस डायरी में फीनिक्स गिल्ड की ब्लैकलिस्ट मौजूद थी। यही वो चीज थी जिसे किम ढूंढ रहा था। अब उसके हाथ में वो सबूत था जिसकी मदद से वो पार्क्योंग वैन तक पहुंच सकता था, और पार्क्योंग वैन तक पहुंचना मतलब ली सेजुन के और करीब पहुंचना। कुछ दिन पहले तक अगर किम को जी योंगो की लाश मिलती तो वो निराश हो जाता, लेकिन अब उसके पास आइज ऑफ अनुबिस नाम की लेजेंडरी स्किल थी जो उसे मरे हुए लोगों की मेमोरीज देखने की ताकत देती थी। इसी वजह से जी योंगो की मौत अब उसके लिए प्रॉब्लम नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी बन चुकी थी। किम स्केलेटन की खोपड़ी उठाता है और उसकी खाली आंखों में देखने लगता है। आइज ऑफ अनुबिस एक्टिवेट होते ही उसके सामने मेमोरीज चलने लगती है। वो देखता है कि जी योंगो अपने ही साथियों के साथ धोखा कर रहा था। उसे पता था कि ह्यूमन हंटिंग कानून के खिलाफ है, फिर भी उसे कोई डर नहीं था क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि पार्क्योंग वैन उसे बचा लेगा। मेमोरीज खत्म होने के बाद किम वापस रियलिटी में लौट आता है। ये स्किल उसकी बाकी सारी स्किल से कहीं ज्यादा मैजिक खा जाती थी, इसलिए वो काफी थक चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसे लगता है कि इतनी जरूरी इन्फॉर्मेशन के लिए ये कीमत छोटी थी। अब उसके पास पार्क्योंग वैन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए काफी सबूत मौजूद थे। उधर रियल वर्ल्ड में पार्क्योंग वैन के ऑफिस के अंदर एक मैनेजर घुटनों के बल बैठा हुआ था, जबकि पार्क्योंग वैन का साइडकिक उसे बुरी तरह पीट रहा था। ये वही मैनेजर था जिसने किम को वो डंजियन अकेले क्लियर करने के लिए दिया था। असल में पार्क्योंग वैन के उस डंजियन को लेकर कुछ और प्लान्स थे और इसी वजह से वो मैनेजर पर बुरी तरह गुस्सा था। आखिर में वो अपनी सेक्रेटरी को कहता है कि इस आदमी का ख्याल रखा जाए, लेकिन यहाँ ख्याल रखने का मतलब उसकी मदद करना नहीं था। उसका मतलब था उसे सीधे गुलैग भेज देना। बेचारा मैनेजर लगातार रहम की भीख मांगता रहता है, लेकिन वहाँ मौजूद किसी भी इंसान को उस पर जरा सी भी दया नहीं आती। पार्क्योंग दूसरी तरफ किम में काफी इंटरेस्ट लेने लगा था। आखिर कोई न्यूबी प्लेयर अकेले पूरा डंजियन क्लियर कर दे, ऐसी बात रोज रोज देखने को नहीं मिलती। लेकिन उसकी सेक्रेटरी उसे किम के बारे में फैले हुए बुरे रूमर्स याद दिलाती है। वो कहती है कि किम एक ऐसा इंसान है जो अपने टीममेट्स को भी धोखा देने से नहीं हिचकेगा। पार्क्योंग को किम की रेपुटेशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ये जरूर मानता है कि आगे चलकर किम को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हाई लेवल डंजियंस अकेले क्लियर करना दिन ब दिन और खतरनाक होता जाएगा। पार्क्योंग अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि तभी गिल्ड रिसेप्शनिस्ट का मैसेज आता है कि किम उससे मिलने ऑफिस के बाहर खड़ा है। ये सुनते ही पार्क्योंग वैन की इंटरेस्ट और बढ़ जाती है। उसके लिए ये ऐसा था जैसे कोई भेड़ खुद चलकर शेर की मांद में आ गई हो। उधर फीनिक्स गिल्ड हेडक्वार्टर्स में हायर अप्स नए A+ रैंक डंजियन की बिडिंग को लेकर चर्चा कर रहे थे। क्योंकि ये अब तक का सबसे हाई रेटेड डंजियन था, इसलिए सभी गिल्ड्स ने मिलकर हिस्सा लेने का फैसला किया था और हर गिल्ड को 20 प्लेयर्स भेजने थे। फीनिक्स गिल्ड के 18 स्लॉट्स पहले ही तीनों फैक्शंस में बराबर बांट दिए गए थे और अब सिर्फ 2 स्लॉट्स खाली बचे थे। इसी वजह से हायर अप्स पर काफी प्रेशर था
था क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाकी 2 प्लेयर्स कौन होंगे। तभी एक एग्जीक्यूटिव के पास पार्क योंग वैन का कॉल आता है। पार्क योंग उससे कहता है कि बचे हुए 2 स्लॉट्स में से एक स्लॉट किम को दे दिया जाए। ये सुनकर एग्जीक्यूटिव पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि पार्क योंग जैसा आदमी किम के लिए ऐसी रिक्वेस्ट करेगा। उसे लगने लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई छुपा हुआ गेम चल रहा है, लेकिन चूंकि ये मामला फैक्शंस और किम के बीच का था इसलिए वो ज्यादा दखल नहीं देता। वापस पार्क योंग वैन की तरफ आते हैं। वो ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहा था जब उसकी सेक्रेटरी उससे पूछती है कि आखिर उसने किम को A+ रैंक डंजन का स्लॉट क्यों दिया। पार्क योंग मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे ये देखना दिलचस्प लगा कि किम इतनी दूर सिर्फ उसके लिए कुछ लेकर आया। उसके हिसाब से किम एक फ्री कार्ड की तरह है जिसे वो जब चाहे यूज कर सकता है और जब चाहे फेंक सकता है। सल में 1 घंटा पहले किम उसके ऑफिस आया था और उसने जी योंगो की बॉडी से मिली ब्लैकलिस्ट के बारे में बताया था। पार्क योंग को लगा था कि किम उससे पैसे मांग कर ब्लैकमेल करेगा, लेकिन जब किम ने सिर्फ A+ रैंक डंजन का एक स्लॉट मांगा तो वो थोड़ा हैरान रह गया। एक न्यूबी प्लेयर से उसे ऐसी रिक्वेस्ट की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पार्क योंग एक बार फिर किम से पूछता है कि क्या वो सच में यही चाहता है, क्योंकि बाद में उसे पछताना भी पड़ सकता है। लेकिन किम आत्मविश्वास के साथ कहता है कि उसे अच्छी तरह पता है कि वो किस चीज में कदम रख रहा है। अगर पार्क योंग उसे सिर्फ एक स्लॉट दे दे तो वो पुरानी बातों को यही खत्म मान लेगा। आखिरकार पार्क योंग उसकी डील मान लेता है, लेकिन अपनी एक कंडीशन के साथ। कुछ समय बाद गोंगबू यूनिवर्सिटी में उन प्लेयर्स के लिए कॉन्फ्रेंस रखी जाती है जो A+ रैंक डंजन में जाने वाले थे। डंजन एक्सपर्ट सबको डंजन और उसके अंदर मौजूद खतरों के बारे में जानकारी देता है। ये भी एक ORC डंजन था, लेकिन इसमें मौजूद ORC चैंपियंस ORC हंटर से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। डंजन में मैक्सिमम 150 प्लेयर्स एंट्री कर सकते थे और कंडीशन ये थी कि उनका लेवल 120 से कम होना चाहिए। किम इस डंजन के बारे में अपनी पिछली जिंदगी से जानता था क्योंकि आगे चलकर ये डंजन एक बड़ी ट्रेजेडी साबित हुआ था। इस डंजन में लगभग 70 प्लेयर्स मारे गए थे जो अंदर गए कुल प्लेयर्स का लगभग आधा हिस्सा था। पिछली जिंदगी में भी किम को शक था कि उन प्लेयर्स में से कई ऑर्क्स के हाथों नहीं मरे थे, बल्कि दूसरे प्लेयर्स ने उन्हें मारा था, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। अब जबकि उसे दूसरी जिंदगी मिली थी, उसने फैसला कर लिया था कि इस बार वो इस ट्रेजेडी को होने से रोकेगा। साथ ही वो डंजन के रिवॉर्ड को लेकर भी काफी क्यूरियस था। आखिर यही वो रिवॉर्ड था जो बाद में मेसाया गिल्ड के हाथ लगा था। इसी वजह से किम को शक होने लगा था कि शायद ली सेजुन शुरुआत से उतना नेक इंसान था ही नहीं जितना वो दिखता था। किम को लगता था कि लगभग आधे प्लेयर्स की मौत के पीछे ली सेजुन का हाथ था। हालांकि उसका मानना था कि ली सेजुन ने खुद किसी को नहीं मारा होगा, बल्कि उसने दूसरे गिल्ड्स में अपने लोग बिठा रखे होंगे और उन्हीं से ये सब करवाया होगा। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी प्लेयर्स डंजन गेट के सामने इकट्ठा हो जाते हैं और टेलीपोर्ट होकर डंजन के अंदर पहुंच जाते हैं। डंजन के अंदर पहुंचते ही हर तरफ प्लेयर्स ही प्लेयर्स दिखाई देते हैं। इतने सारे प्लेयर्स होने की वजह से काफी लोग कंफ्यूज थे कि क्या करना है, लेकिन मेसाया गिल्ड हमेशा की तरह सबसे ऑर्गेनाइज्ड थी। सबसे पहले उसी ने प्रॉपर फॉर्मेशन बना ली और ये देखकर बाकी गिल्ड्स भी अपनी फॉर्मेशन तैयार करने लगती है। इसी बीच जंगल से एक ORC निकलकर सीधे प्लेयर्स पर हमला कर देता है। मेसाया गिल्ड तुरंत एक्शन लेती है। उनका मेन टैंक अपनी स्किल यूज करके ORC का एग्रो अपनी तरफ खींच लेता है, जबकि उनकी कास्टर अपनी स्पेल से ORC को खत्म कर देती है। सबको लगता है कि काम खत्म हो गया है, लेकिन तभी अचानक पूरी जमीन कांपने लगती है। अगले ही पल सैकड़ों ऑक्स का एक विशाल झुंड जंगल से बाहर निकलता है और प्लेयर्स की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर किम एक पेड़ पर अकेला बैठा ये पूरा सीन देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी क्योंकि उसने शुरू से ही गिल्ड्स के साथ मिलकर लड़ने का प्लान नहीं बनाया था। वो हमेशा अकेले काम करना पसंद करता था। अब जब ये केओस शुरू हो चुका था, उसे अपने प्लान पर काम करने का परफेक्ट चांस मिल गया, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और अपने मिशन पर ध्यान देने लगता है। किम का प्लान बहुत सिंपल था। वो चाहता था कि गिल्ड्स डंजन में मौजूद 1000 ऑक्स को संभाले और वो खुद ORC चैंपियन को ढूंढे। उसके बाद वो अकेले ORC चैंपियन को खत्म करेगा और डंजन का रिवॉर्ड भी अपने नाम कर लेगा बिना किसी को कुछ पता चले। किम जानता था कि सभी गिल्ड्स पहले 1000 ऑक्स को खत्म करने में लग जाएंगी क्योंकि एलीट ऑक्स से लड़ने से पहले यही सबसे सेफ स्ट्रैटेजी थी। लेकिन यही सिचुएशन किम जैसे अकेले प्लेयर्स के लिए मौका भी बन जाती थी। दूसरी तरफ बैटल का शोर ORC चैंपियन तक भी पहुंच चुका था। ORC चैंपियन तुरंत अपने ORC सोल्जर्स को बाहर भेजता है ताकि वे पता लगा सके कि आखिर हो क्या रहा है और जो भी परेशानी पैदा कर रहा है उसे खत्म कर दे। किम दूर खड़े होकर ये सब देख रहा था और अंदर ही अंदर खुश हो रहा था क्योंकि अगर ORC चैंपियन अपने सोल्जर्स को साथ रखता तो उसे चैंपियन
और बाकी ORC सोल्जर्स दोनों से एक साथ लड़ना पड़ता। उधर गिल्ड प्लेयर्स की तरफ प्लेयर्स ने अभी ऑर्क्स की पहली वेव को खत्म ही किया था कि उन्हें खबर मिलती है कि लगभग 900 और ऑर्क्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रुप का लायन गिल्ड लीडर फैसला करता है कि अभी के लिए पीछे हटना बेहतर होगा, क्योंकि एक्सपेडिशन के इस स्टेज पर उनके पास इतना इक्विपमेंट नहीं था कि वे पूरी ORC आर्मी का सामना कर सके। लेकिन बाकी गिल्ड्स को ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आता और वे लायन गिल्ड को कायर कहने लगते हैं। फिर भी लायन गिल्ड को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वे अगली लड़ाई की तैयारी करने के लिए पीछे हट जाते हैं। दूसरी तरफ किम ORC चैंपियन पर हमला करने के लिए तैयार था। वो अपने 2 स्केलेटन सोल्जर समन करता है और उन्हें ORC चैंपियन की तरफ भेज देता है ताकि उसका ध्यान भटक सके। इस बार भी उसका प्लान पहले जैसा ही था। वो अपने जहरीले खून से एरो को इन्फ्यूज करेगा, ORC चैंपियन को घायल करेगा, पॉइजन उसे कमजोर करेगा और फिर थोड़ी देर फाइट को खींचने के बाद वो आसानी से उसे खत्म कर देगा। किम को लगा था कि ये फाइट काफी आसान रहने वाली है, लेकिन जैसे ही उसके दोनों स्केलेटन सोल्जर्स ORC चैंपियन पर टूट पड़ते हैं, उनमें से एक तुरंत खत्म हो जाता है, जबकि दूसरा बड़ी मुश्किल से उसका एक अटैक डॉज कर पाता है। ये देखकर किम को तुरंत एहसास हो जाता है कि ये ORC चैंपियन उसकी पिछली जिंदगी में सुनी गई बातों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये समझते ही वो तुरंत अपना बो निकालता है और उसकी आंख पर निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ORC चैंपियन एरो को डॉज कर देता है, जिसे देखकर किम भी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि उसकी परसेप्शन इतनी ज्यादा होगी। कुछ ही देर बाद दूसरा स्केलेटन सोल्जर भी कुछ नहीं कर पाता। उसकी स्वॉर्ड ORC चैंपियन की मोटी स्किन से टकराते ही टूट जाती है। किम थोड़ा चिढ़ जाता है, क्योंकि उसका लगभग परफेक्ट प्लान इतनी आसानी से फेल हो गया था। अपनी मौजूदा ताकत के साथ उसके पास ORC चैंपियन को हराने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वो पीछे हटने का फैसला करता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ORC चैंपियन भी उसका पीछा करने लगता है। आमतौर पर डंजन मॉन्स्टर्स पीछे हटते इंसानों का पीछा नहीं करते, लेकिन ORC चैंपियन अलग था। काफी देर तक किम का पीछा करने के बाद वो रुक जाता है, क्योंकि किम घने जंगल का फायदा उठाकर अपनी प्रेजेंस छिपा लेता है। उसी जंगल में लायन गिल्ड के मेंबर्स भी ORC चैंपियन को ढूंढ रहे थे। जब वे किम को पेड़ों के ऊपर से एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर कूदते हुए देखते हैं, तो वे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई और भी अकेले ORC चैंपियन का शिकार करने निकला होगा। लकीली किम का चेहरा छिपा हुआ था, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं पाया। किम के जंगल से निकलने के बाद लायन गिल्ड के मेंबर्स एक एक करके गिरने लगते हैं। उनका लीडर शॉक में आ जाता है और छिपे हुए हमलावर को बाहर आने के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। कुछ ही देर बाद लीडर भी गिर जाता है और पूरी टीम खत्म हो जाती है। जब किम बेस कैंप पहुंचता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि लोग अगली लड़ाई की तैयारी करने की बजाय शोक मना रहे थे। दूसरे प्लेयर्स की बातें सुनकर उसे पता चलता है कि लायन गिल्ड पूरी तरह खत्म हो चुकी है। किसी को नहीं पता कि उनकी मौत कैसे हुई, लेकिन उनकी बॉडीज इतनी बुरी हालत में मिली थी कि कोई समझ नहीं पाया कि उनके साथ क्या हुआ था। लगभग सभी प्लेयर्स मान रहे थे कि ये ऑर्क्स का काम है, लेकिन किम जानता था कि ये किसी इंसान का किया हुआ काम था, क्योंकि उसे अपनी पिछली जिंदगी की बातें याद थी। भले ही किम को किसी प्लेयर से कोई खास लगाव नहीं था, फिर भी वो नहीं चाहता था कि वे एक दूसरे को मारे, क्योंकि इससे प्लेयर्स कमजोर हो जाएंगे और डंजन क्लियर करना उसके लिए और मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन सुबह सभी प्लेयर्स फिर से ऑर्क से लड़ने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन इस बार उनका मोरल बहुत नीचे था, क्योंकि लायन गिल्ड की मौत और ऑर्क्स की संख्या दोनों ने उन्हें डरा दिया था। उधर किम एक बार फिर बैटलफील्ड से गायब हो जाता है और ORC चैंपियन को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन इस बार वो अपनी स्ट्रैटेजी बदल देता है। बो और एरो खुद इस्तेमाल करने की बजाय वो उन्हें अपने स्केलेटन सोल्जर्स को दे देता है, ताकि वे दूर से ORC चैंपियन को परेशान करते रहें और वो खुद चैंपियन से लड़ सके। ORC चैंपियन भी किम को पहचान लेता है। उसे याद था कि यही वही इंसान है जो पिछली बार उससे भाग गया था। इस बार वो शुरुआत से ही ORC फैंग की पावर एक्टिवेट कर देता है ताकि किम को जल्दी खत्म कर सके, लेकिन जैसे ही वो एक्स लेकर किम की तरफ बढ़ता है, स्केलेटन सोल्जर्स की तरफ से एरोज आकर उसे लगने लगते हैं। इन अटैक्स की वजह से ORC चैंपियन का ध्यान बंट जाता है और किम को उसके पास पहुंचने का मौका मिल जाता है। पास पहुंचते ही किम हवा में छलांग लगाता है और ORC चैंपियन की छाती पर स्लैश मारता है। उसकी स्किन इतनी मोटी थी कि अटैक कोई डैमेज नहीं कर पाता, लेकिन उसके गले में पहना हुआ ORC फैंग नेकलेस किसी आम मटेरियल का बना था। अटैक लगते ही नेकलेस 2 टुकड़ों में टूट जाता है। किम तुरंत ORC फैंग को पकड़ लेता है और उसे एक्टिवेट कर देता है। इससे ORC चैंपियन के सारे बफ्स किम को मिल जाते हैं। ORC फैंग के बिना ORC चैंपियन कमजोर हो जाता है और अब वो स्केलेटन सोल्जर्स के एरोज भी नहीं रोक पाता। ऊपर से एरोज में किम का पॉइजन और ब्लड टॉक्सिन्स भी लगे हुए थे। अब ORC चैंपियन की स्पीड कम होने लगती है और उसकी HP भी हर सेकंड घटने लगती है। दूसरी तरफ किम ORC फैंग के सारे बफ्स एक्टिवेट कर
करके अपनी स्वॉर्ड निकालता है। पिछली बार ORC चैंपियन ने उसे अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया था और अब वो उसका हिसाब बराबर करना चाहता था। बिना बफ्स के और पॉइजन से कमजोर हो चुके ORC चैंपियन के पास किम और उसके स्केलेटन सोल्जर्स के खिलाफ कोई चांस नहीं बचा था। किम अपनी एजिलिटी का फायदा उठाकर ORC चैंपियन के उस हाथ पर अटैक करता है जिसमें एक्स था। अटैक लगते ही उसका हाथ कट जाता है। उसी समय एक स्केलेटन सोल्जर आगे बढ़ता है, वही एक्स उठाता है और ORC चैंपियन को उसी के हथियार से मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। जब ये फाइट चल रही थी तभी एक दूसरे गिल्ड का स्काउट लड़ाई की आवाज सुन लेता है। आवाज का पीछा करते हुए जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके सामने किम और उसके स्केलेटन सोल्जर्स अकेले ORC चैंपियन से लड़ रहे थे। स्काउट को यकीन ही नहीं होता कि कोई इंसान डंजन बॉस से अकेले लड़ सकता है। उसे तुरंत महसूस होता है कि ये खबर गिल्ड मास्टर तक पहुंचानी चाहिए, इसलिए वो वहाँ से निकलने ही वाला था कि अचानक एक एरो आकर उसके हाथ में लग जाता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद किम ने उस पर अटैक किया है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ स्कल गिल्ड का एक मेंबर खड़ा था। स्कल गिल्ड का वो आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के स्काउट को मार देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये खबर बाहर जाए। ऊपर से वो स्काउट उनकी ब्लैकलिस्ट में भी था। स्काउट को खत्म करने के बाद बाकी स्कल गिल्ड मेंबर्स भी वहाँ आ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि किम के साथ क्या किया जाए। उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि किम को ORC चैंपियन मारने दो, जब वो बॉस को खत्म कर लेगा तब वे आएंगे, किम को खत्म करेंगे और सारा लूट अपने नाम कर लेंगे। आखिर में बाकी सभी स्कल गिल्ड मेंबर्स वहाँ से चले जाते हैं और सिर्फ एक आदमी पीछे रह जाता है जो स्काउट की बॉडी को घसीट कर ले जाने लगता है। उसका प्लान था कि बॉडी को ऑक्स के पास फेंक देगा ताकि सारे सबूत मिट जाएं। उधर दूसरी तरफ बाकी प्लेयर्स आखिरकार ऑक्स की आखिरी वेव्स को भी खत्म कर देते हैं। अब सिर्फ ORC चैंपियन बचा था। फीनिक्स गिल्ड का लीडर अपने लोगों को बैटलफील्ड साफ करने के लिए कह रहा था ताकि वे ORC चैंपियन को ढूंढने निकल सके, लेकिन तभी अचानक सबके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें लिखा था कि ORC चैंपियन को डिफीट कर दिया गया है। ये देखते ही पूरा डंजियन केओस में बदल जाता है। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर किस गिल्ड ने अग्रीमेंट तोड़कर अकेले बॉस हंट कर लिया। मैसाया गिल्ड को सबसे पहले लायन गिल्ड पर शक होता है क्योंकि शुरुआत में वही ग्रुप से अलग हुआ था, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि लायन गिल्ड के सारे मेंबर्स पहले ही मारे जा चुके हैं। इससे वे और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उधर जिस इंसान की वजह से ये सारा केओस हुआ था वो आराम से अपने रिवॉर्ड्स एंजॉय कर रहा था। ORC चैंपियन को मारने के बाद किम को बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले थे। इतना ही नहीं, उसकी क्लास ने उसे एक नई स्किल भी दी थी। ये स्किल उसे अपने समन स्केलेटन सोल्जर्स को एक खास जगह स्टोर करने की ताकत देती थी और जरूरत पड़ने पर वो उन्हें कभी भी दोबारा समन कर सकता था। इस स्किल की वजह से अब उसे हर बार स्केलेटन समन करने के लिए मॉन्स्टर्स मारने की जरूरत नहीं थी, यानी स्केलेटन डिजीज स्किल की सबसे बड़ी कमजोरी ही खत्म हो गई थी। इसके अलावा ये स्किल उसकी लिमिट भी बढ़ा देती है और अब वो एक साथ 5 स्केलेटन सोल्जर्स समन कर सकता था। ये उसे वन मैन आर्मी बनने के अपने गोल के और करीब ले जाता है। किम इस स्किल को टेस्ट करने के लिए बेताब हो जाता है। वो तुरंत अपने दोनों स्केलेटन सोल्जर्स को उस खास बुक में स्टोर कर देता है। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है क्योंकि अब उसके पास एक और ट्रम्प कार्ड आ चुका था। उधर फीनिक्स गिल्ड के मेंबर्स की हालत खराब थी। उन्हें डर था कि जब पार्क्यों वैन को पता चलेगा कि वे ORC चैंपियन का लूट नहीं ला पाए तो उनका क्या होगा। सिर्फ फीनिक्स गिल्ड ही नहीं, स्कल गिल्ड के लोग भी शॉक में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि किम ने ORC चैंपियन को इतनी जल्दी मार दिया। अब वे किम पर अटैक करके लूट छीनने को लेकर भी हिचकिचाने लगे थे। तभी उनकी नजर उस रुकी पर पड़ती है जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया था ताकि वो बाकी काम संभाल सके। रुकी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था और उसके पीछे 2 स्केलेटन सोल्जर्स भी थे। ये देखकर स्कल गिल्ड मेंबर्स अलर्ट हो जाते हैं और बैटल की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन उनकी उम्मीद के उलट रुकी स्केलेटन सोल्जर्स से लड़ने के लिए उनकी फॉर्मेशन में शामिल नहीं होता, बल्कि वो सीधे उन्हीं पर अटैक कर देता है। कुछ ही सेकंड के अंदर स्कल गिल्ड के सारे मेंबर्स खत्म हो जाते हैं। कोई भी जिंदा नहीं बचता। जब रुकी ये कंफर्म कर लेता है कि कोई सांस नहीं ले रहा, तब वो अपना मास्क उतार देता है और तभी पता चलता है कि वह कोई रुकी नहीं बल्कि किम था। किम ने पहले ही असली रुकी को मार दिया था और उसकी शक्ल का इस्तेमाल करके स्कल गिल्ड को सरप्राइज दिया था। इतना ही नहीं, उसने आइज ऑफ अनुबीस स्किल का इस्तेमाल करके उसकी मेमोरीज भी देख ली थी, लेकिन रुकी गिल्ड में नया था इसलिए उसके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इसी वजह से किम फैसला करता है कि अब वो स्कल गिल्ड लीडर की मेमोरीज देखेगा। उन मेमोरीज से किम को पता चलता है कि 70 प्लेयर्स के गायब होने के पीछे स्कल गिल्ड का हाथ था, लेकिन मैसाया गिल्ड के साथ उनका क्या कनेक्शन था ये अभी भी साफ नहीं हुआ था। इसलिए किम सीधे स्कल गिल्ड मास्टर को ढूंढने निकल पड़ता है। रुकी की मेमोरीज से उसे पहले ही उनकी लोकेशन पता चल चुकी थी, इसलिए उन्हें ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगता।
लगता। वहाँ पहुंचते ही किम अपने स्केल्टन सोल्जर समन करता है और पूरे स्कल गिल्ड का सफाया कर देता है। वो ये भी ध्यान रखता है कि कोई भी भाग न पाए। जहाँ तक स्कल गिल्ड मास्टर की बात थी, वो डर की वजह से पीछे नहीं हट रहा था। उसे डर था कि किम उसे जिंदा पकड़कर उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाएगा, इसलिए गिल्ड के सीक्रेट्स बचाने के लिए वो खुद ही अपनी जान ले लेता है। आमतौर पर डेड मैन नो सीक्रेट्स वाली बात सही होती, लेकिन किम के पास आइज ऑफ अनुबीस थी, इसलिए ये किम का काम और आसान कर देता है। अब उसे खुद अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं थी। अपने स्केल्टन सोल्जर्स को बैटलफील्ड साफ करने का ऑर्डर देने के बाद किम आइज ऑफ अनुबीस एक्टिवेट करता है और स्कल गिल्ड मास्टर की मेमोरीज में झांकने लगता है। वही उसे एक भयानक सच पता चलता है। उसे समझ आता है कि ली सेजुन कोरिया के उभरते हुए टैलेंट्स को क्यों खत्म करवा रहा था। मेमोरीज के अंदर उसे स्कल गिल्ड मास्टर का असली नाम पता चलता है, जो हयातो था। किम देखता है कि हयातो एक जापानीज आदमी से मिल रहा है। वो आदमी हयातो को ऑर्डर देता है कि वो अपना नाम कोरियन जैसा रखे और कोरिया में घुसकर स्कल गिल्ड में शामिल हो जाए। उसका मिशन था कोरिया की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, ताकि जापान कोरिया के रिसोर्सेज पर कब्जा कर सके और खुद को और ताकतवर बना सके। उसके बाद वो जापानीज आदमी हयातो को जापान के 2 सेलेस्टियल से मिलवाता है, जो कोरिया में उसके मिशन में उसकी मदद करने वाले थे। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वे दोनों सेलेस्टियल्स कोई और नहीं बल्कि मेसाया, गिल्ड के स्वॉर्ड मास्टर और आर्चर मास्टर थे। हयातो उन दोनों से मिलकर सम्मान महसूस करता है और मेमोरी वही खत्म हो जाती है। एक दूसरी मेमोरी में हयातो को नया ऑर्डर मिलता है। उसे कोरिया के ब्रोकर ओसाई चैन को मारने के लिए कहा जाता है, क्योंकि पिछले कुछ डंजन बिड्स में वह जापानीज ब्रोकर के लिए लगातार परेशानी खड़ी कर रहा था। मेमोरीज खत्म होने के बाद किम अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिन 2 लोगों का वो सबसे ज्यादा सम्मान करता था, वही अपने देश और लोगों के गद्दार निकले। उसकी पिछली जिंदगी में स्वॉर्ड मास्टर और आर्चर मास्टर सिर्फ उसके मेंटोर ही नहीं थे, बल्कि ऐसे कॉमरेड्स भी थे जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकता था। लेकिन अब पता चला कि वे भी ली सेजुन और पाक सिन्ही से अलग नहीं थे। इसके अलावा किम की इंटरेस्ट ओसाई चैन में भी बढ़ जाती है, क्योंकि पिछली जिंदगी में उसने इस आदमी के बारे में कभी नहीं सुना था। इसका मतलब साफ था कि ओसाई चैन का असैसिनेशन सफल हो गया था। इसलिए इस जिंदगी में किम फैसला करता है कि वो ओसाई चैन को बचाएगा। वैसे भी उसे डंजन्स की बिडिंग के लिए एक ब्रोकर की जरूरत थी। उधर रियल वर्ल्ड में 2 डंजन मैनेजर्स अपनी कार में बैठे प्लेयर्स के डंजन क्लियर करने का इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक रुकी था, इसलिए उसे डर था कि कहीं डंजन ब्रेकआउट न हो जाए। लेकिन दूसरा मैनेजर उसे समझाता है कि हंगामा जरूर होगा, मगर मॉन्स्टर्स की वजह से नहीं। असली प्रॉब्लम तो प्लेयर्स खुद है, जो बचे हुए लूट के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे। तभी उनकी नजर डंजन से बाहर निकलते एक प्लेयर पर पड़ती है। वो कोई और नहीं बल्कि किम था और उसकी हालत काफी खराब थी। दोनों मैनेजर्स तुरंत मेडिकल स्टाफ के साथ उसकी मदद करने दौड़ पड़ते हैं। किम के बाद बाकी प्लेयर्स भी बाहर आने लगते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। ये साफ दिखा रहा था कि डंजन के अंदर कुछ बहुत गलत हुआ था। अगली सुबह डंजन की खबर हर जगह फैल जाती है। रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि 31 प्लेयर्स मारे गए और स्कल गिल्ड का नामो निशान तक मिट गया। पार्क यों वैन भी ये खबर पढ़ता है और बुरी तरह गुस्सा हो जाता है। उसने इस डंजन हंट पर बहुत पैसा लगाया था, लेकिन आखिर में उसे ये तक नहीं पता चला कि ORC चैंपियन का लूट किसे मिला। वो तुरंत अपने फैक्शन के उन सभी प्लेयर्स को बुलाता है जिन्हें उसने डंजन में भेजा था। वो उनसे उनकी नाकामी की वजह पूछता है, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पाता। इससे पार्क यों वैन का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो सभी को धमकी देता है कि उसका लगाया हुआ पैसा 5 गुना करके वापस लाओ, नहीं तो वो उनका फ्यूचर खत्म कर देगा। ये सुनकर सभी प्लेयर्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। प्लेयर्स के जाने के बाद उसकी सेक्रेटरी उसे किम की इंजरीज के बारे में बताती है। वो कहती है कि किम की चोटें ऑक्स ने नहीं बल्कि दूसरे प्लेयर्स ने दी थी। ये सुनकर पार्क यों वैन को शक होता है कि किम इस पूरे मामले के बारे में कुछ जानता है, इसलिए वो तुरंत हॉस्पिटल जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं किम किसी और को जानकारी न दे दे। हॉस्पिटल में किम अपने रूम में आराम कर रहा था। फीनिक्स गिल्ड का एक मैनेजर उससे उसकी इंजरीज के बारे में पूछताछ करने आता है, लेकिन किम अनजान बन जाता है और कुछ नहीं बताता। मैनेजर के जाने के बाद पार्क यों वैन और उसकी सेक्रेटरी रूम में आते हैं और किम से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था। किम उनसे झूठ बोलता है कि उसने स्कल गिल्ड को ORC चैंपियन से लड़ते हुए देखा था। बाकी डिटेल्स के बारे में वो कहता है कि उसे ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि तभी किसी असैसिन ने पीछे से उस पर अटैक कर दिया था। वो ये भी कहता है कि असैसिन लगभग उसे मार ही देता, लेकिन उसने अपने ब्लड टॉक्सिन से
उसे पॉइजन कर दिया और किसी तरह वहां से बच निकला। पाक योंग वैन उसकी बात पर भरोसा कर लेता है क्योंकि किम की बात पूरी तरह झूठ भी नहीं थी। वैसे भी स्कल गिल्ड पहले से ही काफी सस्पिशियस थी। थोड़ी देर बात करने के बाद पाक योंग वैन जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एक जरूरी बात याद आती है। वो किम से पूछता है कि क्या इस मामले पर चुप रहने की कोई कीमत है। ये सुनकर किम अंदर ही अंदर मुस्कुरा देता है क्योंकि आखिरकार मछली कांटे में फंस चुकी थी। वो कहता है कि उसे सिर्फ एक चीज चाहिए और वह है ओसाई चैन नाम के आदमी की इन्फॉर्मेशन। पाक योंग वैन ओसाई चैन को जानता था। वो किम की बात मान जाता है, लेकिन एक कंडीशन पर। वो चाहता था कि किम आगे भी उसके लिए स्पाई का काम करता रहे। डील होने के बाद पाक योंग वैन वहां से चला जाता है, जबकि किम अपने अकड़े हुए शरीर को स्ट्रेच करते हुए खड़ा हो जाता है। किम काफी खुश था क्योंकि उसने पाक योंग वैन को ली सेजुन और उसके लोगों के खिलाफ लगा दिया था। इससे उसे खुद मजबूत होने के लिए ज्यादा समय मिलने वाला था। दूसरी तरफ पाक योंग वैन भी स्कल गिल्ड के बारे में जानकारी जुटाने में लग जाता है। उसे पता चलता है कि कोरिया की टॉप गिल्ड्स में से एक होने के बावजूद स्कल गिल्ड का एक भी स्पॉन्सर नहीं था। ये बात उसे अजीब लगती है। उसके हिसाब से इतनी बड़ी गिल्ड बिना स्पॉन्सर्स के नहीं चल सकती, इसलिए उसे शक होने लगता है कि वे फॉरेन कंट्रीज के साथ इलीगल डील्स कर रहे हैं। अपने शक को कंफर्म करने के लिए वो ब्लैक मार्केट चैनल्स की जांच शुरू कर देता है क्योंकि ऐसे बड़े इलीगल डील्स अक्सर वहीं होते हैं। उधर किम को आखिरकार ओसाई चैन की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वह उससे डंजन डील के लिए कांटेक्ट करता है। ओसाई चैन पहले से किम के बारे में जानता था, लेकिन फ्यूचर डील्स से पहले वो किम को टेस्ट करना चाहता था। इसलिए वो किम को एक सीरेंग डंजन क्लियर करने का टास्क देता है। ये डंजन अपनी खराब रेप्यूटेशन के लिए बदनाम था। वहाँ कोबाल्ट मॉन्स्टर्स भरे हुए थे और यहाँ तक कि पुराने वेटरन प्लेयर्स भी उनसे लड़ने से डरते थे। जब लिएना को पता चलता है कि ओसाई चैन किम की स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए उसे ऐसा डंजन दे रहा है, तो वो किम के लिए परेशान हो जाता है क्योंकि वह भी जानता था कि वो डंजन कितना खतरनाक है। लेकिन ओसाई चैन उसे कहता है कि किम पर भरोसा रखो, हो सकता है वही इंसान निकले जो एक दिन दुनिया के सारे डंजन्स क्लियर करके ह्यूमैनिटी को इस कर्ज से आजाद कर दे। ये सुनकर लिएना हंसते हुए कहता है कि ऐसा आदमी तो पहले से उसके सामने बैठा है, फिर बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है। ओसाई चैन उसे मिरर में अपना चेहरा देखने को कहता है। वो कहता है कि जो आदमी अकेले एफरैंक डंजन तक क्लियर नहीं कर सकता, वो सीरेन डंजन की बात कैसे कर सकता है। लिएना को उसकी बात बुरी नहीं लगती क्योंकि यही वजह थी कि वो किम को लेकर परेशान था। उधर किम हमेशा की तरह अपनी एक 950S वाली पुरानी टूटी फूटी कार में डंजन पोर्टल पर पहुंच जाता है। वो किसी तरह की तैयारी में समय बर्बाद नहीं करता और सीधे डंजन के अंदर एंट्री कर जाता है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी ली दूर से ये सब देख रही थी। वो किम के हर एक्शन की रिपोर्ट ओसाई चैन को दे रही थी। किम के अंदर जाते ही वो ओसाई चैन से पूछती है कि क्या टाइमर चालू कर दिया जाए ताकि देखा जा सके कि किम इस डंजन को रिकॉर्ड टाइम में क्लियर कर पाता है या नहीं। ओसाई चैन काफी हैरान था कि किम इतना रेकलेस हो सकता है। लाई जेन भी उसकी बात से सहमत था, लेकिन ओसाई चैन फिर भी अपने जजमेंट पर भरोसा करना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि किम कोई साधारण इंसान नहीं है। उधर दूसरी तरफ मैसाया गिल्ड का किम जून स्वॉर्ड मास्टर और आर्चर मास्टर के साथ मीटिंग में बैठा था। वहाँ तीनों स्कल गिल्ड के मेंबर्स की मौत के बारे में बात कर रहे थे। किम जून उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि डंजन के अंदर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और इन्वेस्टिगेशन करना भी मुश्किल है क्योंकि स्कल गिल्ड का एक भी मेंबर जिंदा नहीं बचा था। लेकिन उसकी बात सुनकर दोनों मास्टर्स शांत नहीं होते, बल्कि वे और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और किम जून को उसकी पोजीशन याद दिलाते हैं। ये सुनकर किम जून के माथे पर पसीना आने लगता है। वो जल्दी से माफी मांगता है और कहता है कि शायद उसने बात थोड़ी ज्यादा सख्ती से कह दी थी। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैसाया गिल्ड डंजन के अंदर होने वाली हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकती। वहाँ बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन है। लेकिन दोनों मास्टर्स उसकी कोई बात नहीं सुनते और पूरी गलती मैसाया गिल्ड पर डाल देते हैं। उनका कहना था कि इस एक गलती की वजह से उन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज खो दिए हैं। वे ये भी कहते हैं कि स्कल गिल्ड के सारे मेंबर्स एलीट प्लेयर्स थे, इसलिए ये कहना कि ऑक्स ने उन्हें खत्म कर दिया बिल्कुल भी सही नहीं लगता। किम जून फिर से माफी मांगता है और कहता है कि गिल्ड पहले से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन दोनों मास्टर्स जवाब देते हैं कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे अपनी तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हालांकि जाते जाते दोनों मास्टर्स साफ बता देते हैं कि वे किम जून और मैसाया गिल्ड से बेहद नाखुश है। ये सुनकर किम जून
और ज्यादा डर जाता है क्योंकि वह दोनों में से किसी को भी नाराज नहीं करना चाहता था। बाहर आने के बाद दोनों मास्टर्स खुद भी फंसे हुए थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन ऐसा इंसान हो सकता है जिसने पूरे स्कल गिल्ड को खत्म कर दिया और कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। उन्हें यकीन नहीं था कि ये किसी एक आदमी का काम हो सकता है, इसलिए वे किसी ऐसे फैक्शन को ढूंढने का सोचते हैं जिसकी स्कल गिल्ड या बाकी प्लेयर से दुश्मनी रही हो। उधर कोबाल्ट डंजियन पोर्टल के पास दो आदमी निगरानी कर रहे थे ताकि अगर कुछ गलत हो तो वे तुरंत एक्शन ले सकें। दोनों को पूरा भरोसा था कि किम डंजियन हंट में फेल हो जाएगा, इसलिए वे आराम से बैठे हुए थे। लेकिन तभी अचानक डंजियन पोर्टल बंद हो जाता है। इसका मतलब था कि डंजियन क्लियर हो चुका है। दोनों आदमी तुरंत किम को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक किम अपनी पुरानी टूटी फूटी कार में वहां से निकल चुका था। उधर ओसाई चैन को भी उन दोनों आदमियों से खबर मिल जाती है कि वे किम पर नजर नहीं रख पाए। ये सुनकर ओसाई चैन उन पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पैसे लेने के बावजूद वे अपना काम ठीक से नहीं कर पाए। लेकिन सेक्रेटरी ली उसे याद दिलाती है कि वे दोनों पैसे लेकर काम नहीं कर रहे थे, वे तो उसके अपने शहर के लोग थे और मुफ्त में मदद कर रहे थे। ये सुनते ही ओसाई चैन को थोड़ा बुरा लगता है और वह उन्हें बिना कुछ और कहे जाने देता है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी ली उसे भरोसा दिलाती है कि किम जरूर वापस आएगा क्योंकि वो ऐसा इंसान लगता है जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट चाहता है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन कहाँ जा रही है ये नहीं बताती। उसके जाने के बाद लाइट जेना ऑफिस में आता है। ओसाई चैन उसे बताता है कि किम ने डंजियन अकेले क्लियर कर लिया और वो भी सिर्फ 12 घंटे में। लेकिन लाइट जेने इस खबर पर ज्यादा रिएक्शन नहीं देता क्योंकि वो इस समय कंपनी क्रेडिट कार्ड से खरीदे गए स्नैक्स छिपाने में लगा हुआ था। ये देखकर ओसाई चैन उस पर चिल्लाता है और कहता है कि जाकर सारे स्नैक्स वापस करो, नहीं तो वो खुद उसे स्नैक बना देगा। उधर डंजियन से निकलने के बाद किम को अपनी कार पर एक वॉकी टॉकी और एक नोट मिलता है। उस नोट में लिखा था कि ये किस समय काम करेगा। दूसरी तरफ किम जून अपनी जॉब और पोजीशन बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। पिछली मीटिंग के बाद वो लगातार सोच रहा था कि अपने मास्टर्स का सामना कैसे करेगा। वो हालात सुधारना चाहता था, लेकिन उसे कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। तभी उसके पास एक कॉल आता है। दूसरी तरफ का आदमी उसे बताता है कि उसके पास स्कल गिल्ड से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये सुनते ही किम जून अपना रास्ता बदल देता है और सीधे उस आदमी से मिलने निकल पड़ता है। एक बार के अंदर पार्क यो वैन जंग हुन्योंग नाम के आदमी से मिल रहा था। जंग हुन्योंग किसी भी गिल्ड से जुड़ा नहीं था और काफी खतरनाक आदमी माना जाता था। पार्क यो वैन उससे कहता है कि उसे कुछ समय के लिए एक खास आदमी की सुरक्षा करनी होगी। वो उस इंसान को चारे की तरह इस्तेमाल करके कुछ बड़ी मछलियों को पकड़ना चाहता था, लेकिन पार्क यो वैन को ये नहीं पता था कि कोई ऊपर से उस पर नजर रख रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि किम जून था। किम जून सोच रहा था कि आखिर पार्क यो वैन क्या कर रहा है और उसे स्कल गिल्ड के बारे में कितनी जानकारी है। उसी समय एक दाढ़ी वाला आदमी उसके पीछे आ जाता है। किम जून चौंक जाता है और तुरंत उसकी तरफ मुड़ता है। दाढ़ी वाला आदमी उसे पार्क यो वैन के साथ हुई अपनी पिछली मीटिंग की इन्फॉर्मेशन देता है। वो बताता है कि पार्क यो वैन उससे स्कल गिल्ड के बारे में कुछ बातें जानना चाहता था। बदले में उसने ओआरसी डंजियन में मरे हुए स्कल गिल्ड मेंबर्स का सीक्रेट बताने का वादा किया था। ये सुनकर किम जून शॉक हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि पार्क यो वैन ऐसी इन्फॉर्मेशन तक पहुंच सकता है। अब किम जून थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये मामला उसकी क्षमता से बाहर है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वह ये बात अपने मास्टर को भी नहीं बता सकता था क्योंकि इससे उसके मास्टर और नाराज हो सकते थे। आखिर में वो उस दाढ़ी वाले आदमी का धन्यवाद करता है और वादा करता है कि मेसाया गिल्ड उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगी। दाढ़ी वाला आदमी कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही मेसाया गिल्ड का एहसानमंद है। उसके और पार्क यो वैन के जाने के बाद किम जून जंग हुन्योंग के पास जाता है और उससे एक बिजनेस डील की बात करता है। वो जंग हुन्योंग से कहता है कि अगर वो उसका पार्टनर बन जाए तो उसे बहुत पैसा मिलेगा। जंग हुन्योंग तुरंत मान जाता है क्योंकि जहाँ पैसा होता है वहाँ वह कोई भी गंदा काम करने से नहीं हिचकिचाता। उधर जब ये सीक्रेट डील चल रही थी तब पार्क यो वैन की सेक्रेटरी उसे बताती है कि उसने वो पब्लिक डंजन हासिल कर लिया है जिसे पार्क यो वैन ने खरीदने के लिए कहा था। हालांकि उसे डर था कि इससे सिचुएशन और उलझ सकती है क्योंकि शुरू से उनका तरीका इस तरह डंजियंस खरीदने का नहीं रहा था। लेकिन पार्क यो वैन उसे भरोसा दिलाता है कि अब जबकि उसने सारे पीसेस अपनी जगह पर रख दिए हैं, स्कल गिल्ड को अगली मूव चलनी ही पड़ेगी। अब सिर्फ एक पीस बचा था और वो कोई और नहीं बल्कि किम था। उधर किम जून जंग हुन्योंग से मिलने के बाद और भी कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पार्क यो वैन आखिर किम की सुरक्षा के लिए 5 बॉडीगार्ड्स क्यों रखेगा। किम जून को बिल्कुल नहीं लगता था कि किम वही इंसान हो सकता है जिसने स्कल गिल्ड के मेंबर्स को खत्म किया हो, खासकर उन मेंबर्स को
जिन्हें स्वॉर्ड मास्टर और आर्चर मास्टर ने खुद ट्रेन किया था। लेकिन किम जून एक बात नहीं जानता था, किम को भी कभी उन्हीं दोनों मास्टर्स ने ट्रेन किया था। फर्क सिर्फ एक्सपीरियंस का था और एक्सपीरियंस के मामले में किम को हराना लगभग नामुमकिन था। उधर किम को आखिरकार ओसाई चैन से बात करने का मौका मिल जाता है। किम उससे पूछता है कि क्या वो टेस्ट पास कर गया। ओसाई चैन उसे बधाई देता है और कहता है कि उसने टेस्ट शानदार तरीके से पास किया है। ये सुनकर किम तुरंत उससे कुछ डंजियंस खरीदने की बात करता है। वो डंजियंस की पूरी लिस्ट एक सिक्योर लॉकर में रखता है और ओसाई चैन को उसका पासवर्ड बता देता है। कॉल खत्म होने के बाद लाइजेना ओसाई चैन से पूछता है कि क्या किम पर इतना बड़ा बेट लगाना सही है, क्योंकि उसे किम थोड़ा ज्यादा खतरनाक लगता है। लेकिन ओसाई चैन उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक रहेगा। वैसे भी ब्रोकर का बिजनेस खुद कोई सुरक्षित काम नहीं था। उधर किम पार्क यों वैन से मीटिंग कर रहा था। पार्क यों वैन चाहता था कि किम उसके मिशन में बेट का काम करे। किम ऐसे दिखाता है जैसे उसे सिचुएशन को लेकर फिक्र हो रही हो और वो इस काम के खतरे गिनाने लगता है। लेकिन पार्क यों वैन उसे भरोसा दिलाता है कि उसने कुछ वेटरन प्लेयर्स को उसकी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड बनाकर रखा है। शुरुआत में किम थोड़ा हिचकिचाने का नाटक करता है, लेकिन फिर वो काम मान जाता है। हालांकि उसकी एक कंडीशन थी, वो चाहता था कि उसकी पेमेंट बढ़ाई जाए। दोनों तरफ के लोग यही सोच रहे थे कि उन्होंने सामने वाले को अपने जाल में फंसा लिया है। इसके बाद दोनों प्राइस को लेकर नेगोशिएशन करने लगते हैं। आखिर में किम ऑफिस से बाहर निकलता है और उसके हाथ में एक स्किल पेज होता है। कि मन ही मन पार्क यों वैन की तारीफ करता है, क्योंकि यही वो चीज थी जिसकी उसे इस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। उधर जिन प्लेयर्स को पार के यों वैन ने अपना इन्वेस्टमेंट 5 गुना करने का डेडलाइन दिया था, वे इस समय डंजन में मॉन्स्टर्स मार रहे थे और जल्दी से जल्दी ज्यादा पैसा कमाने का तरीका सोच रहे थे। उनमें से एक प्लेयर तो टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। उसे लग रहा था कि शायद पूरी जिंदगी उसे सिर्फ डंजन हंट्स करके अपना कर्ज चुकाना पड़ेगा। लेकिन उनका लीडर उन्हें डांटता है और कहता है कि रोना धोना बंद करो और ज्यादा मॉन्स्टर्स मारो। उन्हें पता भी नहीं था कि कोई पीछे से उन पर नजर रख रहा था और उसके इरादे बिल्कुल अच्छे नहीं थे। उधर रियल वर्ल्ड में किम जून जंग हुनियों के साथ डील फाइनल कर देता है और उसे एडवांस में 1 बिलियन कोरियन वन दे देता है। उसका काम सिर्फ किम को पकड़कर किम जून के हवाले करना था। जंग हुनियों को लगता है कि पैसे अभी भी कम है, क्योंकि इस काम की वजह से उसका एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट हाथ से निकल जाएगा। किम जून उसे भरोसा दिलाता है कि मिशन पूरा होने के बाद और पैसे मिलेंगे। लेकिन जंग हुनियों ज्यादा पैसे नहीं चाहता था। वो मेसाया गिल्ड के साथ डील करना चाहता था। किम जून साफ कह देता है कि मेसाया गिल्ड का इस डील से कोई लेना देना नहीं है और वो सिर्फ पैसे दे सकता है। डील खत्म होने के बाद किम जून वहाँ से चला जाता है। पीछे जंग हुनियों और उसकी टीम अपनी नई कमाई का जश्न मनाने लगते हैं। उसकी टीम का एक मेंबर पूछता है कि क्या मेसाया गिल्ड में भी ऐसे सस्पिशियस लोग होते हैं। जंग हुनियों हंसकर कहता है कि खराब लोग हर जगह मिलते हैं, हर कोई ली सेजुन जैसा सेल्फलेस नहीं होता। अगर किम वहाँ मौजूद होता तो शायद ये सुनकर सीधे जंग हुनियों के मुंह पर मुक्का मार देता, क्योंकि वो ली सेजुन की असलियत अच्छी तरह जानता था। इसी दौरान पार्क यों वैन फैक्शन के फीनिक्स गिल्ड मेंबर्स का पीछा कर रहे स्कल गिल्ड मेंबर्स आखिरकार डंजन पोर्टल से बाहर निकलते हैं। पोर्टल के बंद होने से साफ था कि डंजन क्लियर हो चुका था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि स्कल गिल्ड के 3 मेंबर्स के अलावा फीनिक्स गिल्ड का कोई भी मेंबर बाहर नहीं आया। ये देखकर बाहर खड़े मैनेजर्स परेशान हो जाते हैं और स्कल गिल्ड से पूछते हैं कि बाकी लोग कहाँ हैं। तब स्कल गिल्ड का एक मेंबर बिल्कुल आराम से कहता है कि उसने और उसके साथियों ने उन सबको मार दिया। इतना बोलकर वे लोग अपनी कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। पीछे सिर्फ शॉक में खड़े मैनेजर्स रह जाते हैं। कार के अंदर टीम लीडर उस गुस्सैल मेंबर को शांत रहने को कहता है, क्योंकि उनके बॉस ने साफ कहा था कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तभी उसके पास किम जून का कॉल आता है। किम जून उसे कहता है कि वो तुरंत उस डंजन की तरफ पहुंचे जिसकी लोकेशन उसने भेजी है, क्योंकि उसे उस इंसान के निशान मिल गए हैं जिसे वे काफी समय से ढूंढ रहे थे। लीडर लोकेशन चेक करता है और देखता है कि वो लिजर्ड पीपल वाला डंजन है। वो सिर्फ 2 फ्लोर डी ग्रेड डंजन था और उनकी एलिट टीम के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उधर पार्क यों वैन अपने ऑफिस में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे इंतजार था कि उसकी बेट में कौन फंसता है। उसे लगता था कि किम को बेट बनाना शायद थोड़ा बेकार हो, क्योंकि वो मर भी सकता है। लेकिन उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके पास और भी कार्ड्स मौजूद थे। आखिर डंजन हंट का समय आ जाता है। हमेशा की तरह किम अपनी पुरानी घिसी पिटी क्लोथ्स पहनकर अपनी एक 950S वाली टूटी फूटी कार से उतरता है। उधर जंग हुनियों से उसकी मुलाकात होती है। कुछ ही देर बाद स्कल गिल्ड के मेंबर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन इस बार 3 की जगह 4 लोग थे। उनमें से एक नया मेंबर
थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था। किम जंग हुन्योंग से अकेले में बात करना चाहता था, इसलिए वो टॉयलेट जाने का बहाना बनाता है और जंग हुन्योंग उसके पीछे चला जाता है। ग्रुप से दूर जाकर किम ऐसे दिखाता है जैसे उसे कुछ भी पता न हो। वो जंग हुन्योंग से पूछता है कि क्या पार्क यो वैन ने उसे उसकी सुरक्षा के लिए भेजा है। किम जानबूझकर खुद को कमजोर दिखाता है, जैसे वह इस खतरनाक सिचुएशन से बचने के लिए जंग हुन्योंग पर डिपेंड करना चाहता हो। जंग हुन्योंग भी उसे सलाह देता है कि वो उनसे दूरी बनाए रखे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि स्कल गिल्ड के मेंबर्स को उनके कनेक्शन के बारे में पता चले। पूरा प्लान डिस्कस करने के बाद जंग हुन्योंग के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है। उसे लग रहा था कि ये काम जरूरत से ज्यादा आसान है। थोड़ी देर बाद पूरी टीम डंजन में एंट्री कर जाती है। पहले से बने प्लान के मुताबिक किम अकेले जाएगा और उसके साथ सिर्फ जंग हुन्योंग का मिनियन जिन डब्ल्यू के रहेगा। इसके बाद सभी ग्रुप्स अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। तभी स्कल गिल्ड का पर्पल हेयर वाला मेंबर अपने स्क्वाड के ब्लॉन्ड मेंबर से पूछता है कि क्या उसे इस बात की चिंता नहीं है कि किम अकेले गया है और वो मारा भी जा सकता है। ब्लॉन्ड गाय उसे भरोसा दिलाता है कि जिन लोगों को उसने हायर किया है वे हर हाल में किम की सुरक्षा करेंगे। ये सुनकर पर्पल हेयर गाय उससे पूछता है कि क्या उसे उनकी स्किल्स पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो खुद उनके साथ आया है। इस पर ब्लॉन्ड गाय कहता है कि बुरा मानने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ अपने निजी काम के लिए आया है। हालांकि वो पर्पल हेड गाय को अपना असली मकसद नहीं बताता। उसके मन की बात से पता चलता है कि किम को पकड़ने के बाद वो जंग हुन्योंग और उसके आदमियों को भी खत्म करना चाहता था। उधर दूसरी तरफ जंग हुन्योंग भी किम को पकड़ने की तैयारी कर रहा था। अब उसे किम की फाइटिंग एबिलिटी का अंदाजा हो चुका था। इसी वजह से उसने जिन WK को किम के पीछे भेजा था ताकि वह किम की फाइटिंग स्किल्स की इंफॉर्मेशन वापस ला सके। लेकिन जंग हुन्योंग नहीं जानता था कि ये फैसला उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी किम और जिन WK वापस नहीं लौटते। ये देखकर वे लोग खुद उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। खून के निशानों और मरे हुए लिजर्ड मैन का पीछा करते हुए वे आखिर बैटलफील्ड तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि जिन WK और किम दोनों खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए हैं। जंग हुन्योंग तुरंत अपनी टीम के हीलर को जिन WK के पास भेजता है, क्योंकि वो अभी भी थोड़ा हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। हीलर उसके पास पहुंचकर देखता है कि उसकी गर्दन टूट चुकी है और उसके शरीर से काफी खून बह रहा है। लेकिन इसके बावजूद जिन WK बार बार किम की तरफ इशारा कर रहा था। हीलर को लगता है कि शायद वो चाहता है कि पहले किम को बचाया जाए, क्योंकि आखिर वो उनका क्लाइंट था। ये बात हीलर को गुस्सा दिला देती है। वो जिन WK से कहता है कि थोड़ा सेल्फिश बनो, किम से पहले इलाज तुम्हारा होना चाहिए क्योंकि तुम उनके कॉमरेड हो। लेकिन हीलर ये नहीं समझ पाता कि जिन WK किम को बचाने के लिए नहीं कह रहा था। वो उन्हें वार्निंग देने की कोशिश कर रहा था कि किम अभी भी जिंदा है और ये पूरा खेल उसी ने रचा है। तभी अचानक कहीं से एक स्केलेटन सोल्जर निकलता है और एक ही अटैक में हीलर को खत्म कर देता है। जंग हुन्योंग और उसके लोग अभी भी यही सोच रहे थे कि ये सब किम जून का काम है। जंग हुन्योंग को शक होता है कि किम जून शुरू से ही उन्हें खत्म करना चाहता था, इसलिए सबसे पहले उसने हीलर को निशाना बनाया। जब वो अपने दिमाग में सारी बातें जोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी पूरी टीम को विशाल स्केलेटन सोल्जर्स घेर लेते हैं। ये स्केलेटन सोल्जर्स आर्म स्केलेटन से लगभग दोगुने बड़े और ज्यादा ताकतवर थे। उधर स्कल गिल्ड के मेंबर्स लिजर्ड मैन से सिर्फ टाइम पास के लिए लड़ रहे थे और जंग हुन्योंग के सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। वे सभी हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे और बिल्कुल रिलैक्स थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत की परछाई उनके ऊपर मंडरा रही है। उधर किम आखिरकार सामने आ जाता है और जिन WK समेत बाकी लोगों की मौत का जिम्मेदार खुद को साबित कर देता है। ये देखकर जंग हुन्योंग शॉक में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि किम ने उनके साथ धोखा क्यों किया। ये सवाल सुनकर किम हंस पड़ता है और उसे याद दिलाता है कि वो कभी उनकी तरफ था ही नहीं। किम उसे उसकी ही बात याद दिलाता है जब उसने कहा था कि सभी जिंदगियों की कीमत बराबर नहीं होती। इसी सोच की वजह से जंग हुन्योंग प्लेयर किलिंग के बिजनेस में आया था, क्योंकि उससे उसे डंजन हंट से ज्यादा पैसा मिलता था। लेकिन जंग हुन्योंग नहीं जानता था कि किम उनकी सारी बातें छिपकर सुन चुका था और वो अच्छी तरह जानता था कि वे उसके साथ क्या करने वाले थे। किम उसे कोई मौका नहीं देता और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। जंग हुन्योंग को खत्म करने के बाद किम उस गॉब्लिन को ढूंढने निकलता है जिसे मारना फर्स्ट फ्लोर क्लियर करने के लिए जरूरी था। खुशकिस्मती से पिछली जिंदगी में किम को इस डंजन की इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, इसलिए वो आसानी से गॉब्लिन को ढूंढ लेता है और कुछ ही मिनटों में उसे खत्म कर देता है। गॉब्लिन के मरते ही सभी जिंदा प्लेयर्स के सामने नोटिफिकेशन आ जाता है कि सेकंड फ्लोर अब अनलॉक हो चुका है। ये देखकर ब्लॉन्ड गाय हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जंग हुन्योंग और उसके लोग सिग्नल दिए बिना ही सेकंड फ्लोर अनलॉक कर देंगे। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि जंग हुन्योंग कभी डील निभाने वाला ही नहीं था, इसलिए उससे पहले कि जंग हुन्योंग उसे धोखा देता, उसने खुद पहले धोखा देने का फैसला किया था। अब तक साफ हो चुका था
कि ब्लॉन्ड गाय असल में किम जून था। हालांकि पर्पल हेड गाय अभी भी अपनी पहचान छिपाए रखता है। वो किम जून से पूछता है कि क्या ये सब उसके प्लान के खिलाफ गया है। पर्पल हेड गाय आसानी से समझ चुका था कि जंग हुन्यों का प्लान सेकंड फ्लोर के गेट पर उन पर हमला करने का था। यही वजह थी कि किम जून भी इतना गुस्से में था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो सेकंड फ्लोर का गेट ढूंढने निकल पड़ता है। उधर रियल वर्ल्ड में पाक योंग वैन को उसकी सेक्रेटरी बताती है कि किम ने कुछ कलेक्शन सॉकेट्स खरीदे हैं। इन्हें आमतौर पर हाई ग्रेड मॉन्स्टर्स का खून जमा करके बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सुनकर पाक योंग वैन कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जब किम की जान डंजन में खतरे में है, तब वो ऐसी चीजें क्यों खरीद रहा है। उधर डंजन के अंदर किम जून और उसकी टीम सेकंड फ्लोर में एंट्री करती है। अंदर पहुंचते ही उन पर कई ब्लड वायल्स फेंके जाते हैं और उनका पूरा शरीर खून से भर जाता है। वे तुरंत पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि ये सब किम ने किया है। किम जून उससे पूछता है कि उसने उन पर अटैक क्यों किया। इस पर किम खुलकर बता देता है कि उसे उनके प्लान के बारे में पहले से पता था। उसे मालूम था कि सेकंड फ्लोर पर पहुंचने के बाद वे जंग हुन्योंग और उसे खत्म करने वाले थे, इसलिए उसने पहले ही मूव करने का फैसला किया। ये सुनकर किम जून हैरान रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि किम को इतनी सारी बातें पता होंगी। वो तुरंत अपने आदमियों को सावधान रहने का सिग्नल देता है, क्योंकि कौन जाने जंग हुन्योंग और उसकी टीम कहीं छिपकर हमला करने का इंतजार कर रही हो। इसके बाद वो किम से पूछता है कि उसने उन पर जो खून फेंका था वो किसका था। किम जवाब देता है कि वो गॉब्लिन का खून था और गॉब्लिन लिजर्ड पीपल का सबसे पसंदीदा खाना होता है। जैसे ही किम ये बात खत्म करता है, उनके पीछे से एक विशाल लिजर्ड मैन निकलता है और एक आदमी को एक ही बाइट में निगल जाता है। ये देखकर स्कल गिल्ड और किम जून दोनों डर जाते हैं और तुरंत लिजर्ड मैन से दूरी बना लेते हैं। तभी स्कल गिल्ड का लीडर, जिसका नाम मैट्सुमोटो था, गुस्से में किम की तरफ दौड़ पड़ता है। वो किम पर बेहद गुस्सा था, लेकिन किम जरा भी नहीं डरता। वो भी अपनी स्वॉर्ड निकालता है और मैट्सुमोटो का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही दोनों की स्वॉर्ड्स टकराती है, किम की नजर मैट्सुमोटो की स्वॉर्ड पर बने स्वॉर्ड मास्टर के लोगों पर पड़ती है। ये सिंबल बताता था कि मैट्सुमोटो स्वॉर्ड मास्टर का डिसाइपल है। मैट्सुमोटो को उम्मीद नहीं थी कि किम ये बात पहचान जाएगा। वो थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन साथ ही किम को हर हाल में खत्म करने का उसका इरादा और मजबूत हो जाता है। उधर किम जून और स्कल गिल्ड का आखिरी मेंबर लिजर्ड मॉन्स्टर को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मॉन्स्टर उन्हें ऐसे घूर रहा था जैसे वो किसी भी पल उन्हें निगल जाएगा। इधर किम लगातार मैट्सुमोटो को उकसा रहा था और मैट्सुमोटो हर बार उसके जाल में फंस रहा था। इससे फाइट किम के लिए और आसान होती जा रही थी। उसे बस अटैक्स डॉज करने थे और सही मौके का इंतजार करना था। कुछ देर तक मैट्सुमोटो को और भड़काने के बाद किम उसे डाउनवर्ड स्लैश करने पर मजबूर कर देता है। जैसे ही मैट्सुमोटो नीचे की तरफ स्वॉर्ड चलाता है, किम छलांग लगाकर अटैक डॉज कर लेता है और हवा में रहते हुए जहरीले खून की एक पूरी माउथफुल मैट्सुमोटो के चेहरे पर थूक देता है। खून का कुछ हिस्सा उसकी आंखों में चला जाता है और उसकी आंखें लाल हो जाती है। ये महसूस होते ही मैट्सुमोटो का गुस्सा और बढ़ जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसे पॉइजन कर दिया गया है। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई ड्यूअल के बीच उसके चेहरे पर थूक भी सकता है। पूरी जिंदगी उसे ड्यूअल के रूल्स और ऑनर के बारे में सिखाया गया था, लेकिन उसके सामने खड़ा किम उन रूल्स की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। तभी मैट्सुमोटो को अपने मास्टर की ट्रेनिंग याद आती है। वो खुद को शांत करता है और अपनी सबसे ताकतवर स्किल इस्तेमाल करने का फैसला करता है। जैसे ही मैट्सुमोटो अपना स्टांस बदलता है, किम तुरंत पहचान जाता है कि वो कौन सी स्किल इस्तेमाल करने वाला है। आखिर उसने अपनी पिछली जिंदगी में स्वॉर्ड मास्टर और ली सेजुन को ये स्किल अनगिनत बार इस्तेमाल करते देखा था। उस स्किल का नाम होली स्वॉर्ड था। ये स्किल होली लाइट की एक स्लैश छोड़ती थी जो सामने वाले को मक्खन की तरह काट सकती थी। लेकिन मैट्सुमोटो की बदकिस्मती थी कि उसका अपोनेंट कोई आम आदमी नहीं बल्कि वो इंसान था जिसे इस स्किल की सबसे ज्यादा जानकारी थी। जैसे ही होली स्वॉर्ड स्ट्राइक किम तक पहुंचती है, वो सही समय पर उसे डॉज कर देता है और अगले ही पल मैट्सुमोटो के पीछे पहुंच जाता है। होली स्वॉर्ड इस्तेमाल करने के बाद मैट्सुमोटो का शरीर कमजोर हो चुका था। किम इस मौके को हाथ से नहीं जाने देता और उस पर अटैक कर देता है। मरते समय मैट्सुमोटो को वह दिन याद आता है जब उसने पहली बार होली स्वॉर्ड स्किल मास्टर की थी। तब उसके मास्टर ने उसे बताया था कि ये स्किल अभी भी स्टेबल नहीं है और वो इसे दिन में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद उसका शरीर इतना कमजोर हो जाएगा कि वो ठीक से लड़ भी नहीं पाएगा और अगर सामने वाला दुश्मन
एक स्किल में नहीं गिरा तो उसकी हार तय है। अब आखिरकार मैत्सुमोटो समझ गया था कि उसके मास्टर किस तरह के मॉन्स्टर की बात करते थे और आज वो सचमुच ऐसे ही एक मॉन्स्टर से टकरा चुका था। मैत्सुमोटो की मौत देखते ही उसका साथी एक पल के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यही मौका लिजर्ड मॉन्स्टर को मिल जाता है और वो पीछे से अटैक करके उसे भी खत्म कर देता है। अब वहाँ सिर्फ किम जून बचा था। अपनी हालत देखकर किम जून तुरंत प्रो गेमर मूव अपनाता है और ट्रूस की बात करने लगता है। ये सुनकर किम हंस पड़ता है। वो किम जून को याद दिलाता है कि कुछ देर पहले तक वही उसे मारने की कोशिश कर रहा था और अब जब जीतने की उम्मीद नहीं बची तो ट्रूस मांग रहा है। किम जून उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर किम ने उसे मार दिया तो डंजन क्लियर करना और मुश्किल हो जाएगा, लेकिन किम कहता है कि उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास पहले से अपने हेल्पर्स मौजूद है। इतना कहकर किम अपने स्केलेटन सोल्जर्स समन कर देता है। ये देखकर किम जून शॉक में पड़ जाता है। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि किम एक नेक्रोमांसर है। डर के मारे किम जून पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे खड़ा लिजर्ड मॉन्स्टर उसे मौका ही नहीं देता। मॉन्स्टर अचानक उस पर अटैक कर देता है। किम जून किसी तरह पहला अटैक बचा लेता है, लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर दूसरा अटैक करने वाला होता है वो मोटा आदमी जिसे मॉन्स्टर ने पहले उड़ा दिया था फिर से उठ खड़ा होता है और मॉन्स्टर के सिर पर जोरदार हिट मार देता है। हालांकि इससे मॉन्स्टर रुकने की बजाय और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी टेल से मोटे आदमी को जकड़ लेता है और उसे अपने मुंह की तरफ खींचने लगता है। डर के मारे वो आदमी मॉन्स्टर से नेगोशिएशन करने लगता है। वो कहता है कि उसे मत खाओ क्योंकि उसके शरीर से बदबू आती है। लिजर्ड मॉन्स्टर को सच में उसके शरीर की बदबू पसंद नहीं आती, इसलिए उसे जिंदा खाने की बजाय कुचलने का फैसला करता है। ये सब देखकर किम जून की हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो जानता था कि अगर रुक गया तो मर जाएगा, इसलिए वो भागने लगता है और सोचता है कि कहीं छिपकर इंतजार करेगा जब तक किम और बाकी लोग डंजन क्लियर नहीं कर देते। लेकिन लिजर्ड मॉन्स्टर किसी भी कीमत पर उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। किम जून जितना भागता मॉन्स्टर उतना ही उसके पीछे आता। किम जून को समझ नहीं आ रहा था कि मॉन्स्टर उसी के पीछे क्यों पड़ा है। इधर किम के स्केलेटन सोल्जर्स लगातार पीछे से मॉन्स्टर पर अटैक कर रहे थे। मॉन्स्टर का एचपी पहले ही किम के हेमेटॉक्सिन स्किल की वजह से काफी कम हो चुका था। पिछली लेवल अप के बाद हेमेटॉक्सिन में एक नया इफेक्ट भी जुड़ गया था जो टारगेट के स्टैट्स कम कर देता था। इसी वजह से लिजर्ड मॉन्स्टर पहले से थोड़ा स्लो हो गया था और स्केलेटन सोल्जर्स को अटैक करने में आसानी हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद मॉन्स्टर स्केलेटन सोल्जर्स को जैसे देख ही नहीं रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ किम जून पर था। किम जून दूसरी तरफ स्केलेटन सोल्जर्स की ताकत देखकर हैरान था। वे कई एलीट प्लेयर से भी ज्यादा ताकतवर लग रहे थे। अब उसे समझ आ गया था कि सेकंड फ्लोर पर जंग हुन्योंग और उसकी टीम क्यों नहीं दिखाई दी। साफ था कि किम ने उन्हें पहले ही खत्म कर दिया था। आखिर में किम जून घुटनों पर आ जाता है और किम से अपनी जान बख्शने की भीख मांगने लगता है, लेकिन किम पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वो अपने एक स्केलेटन सोल्जर को भेजकर किम जून का रास्ता बंद करवा देता है ताकि लिजर्ड मॉन्स्टर आसानी से उसे कुचल सके। मरने से ठीक पहले तक किम जून ये नहीं समझ पाया कि मॉन्स्टर स्केलेटन सोल्जर्स को छोड़कर सिर्फ उसी के पीछे क्यों पड़ा है। अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ सेकंड में उसे जवाब मिलता है। किम उसे बताता है कि लिजर्ड मैन असल में ब्लाइंड होते हैं। वे आंखों से नहीं बल्कि लिविंग क्रीचर्स की हीट सिग्नेचर्स देखकर शिकार करते हैं। ये सीक्रेट किम को अपनी पिछली जिंदगी से पता था। स्केलेटन सोल्जर्स मरे हुए होते हैं, इसलिए उनके शरीर से कोई हीट सिग्नेचर नहीं निकलती। उधर रियल वर्ल्ड में पूरी दुनिया उस नए 2 फ्लोर A+ डंजन की चर्चा कर रही थी जो अभी अभी सामने आया था। इस नए 2 फ्लोर A+ डंजन को सामने आए काफी समय हो चुका था, लेकिन अभी तक कोई भी इसे क्लियर नहीं कर पाया था। इसी वजह से हर जगह बस यही चर्चा चल रही थी कि आखिर इसे सबसे पहले कौन क्लियर करेगा। उधर पार्क्यों वैन के ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी थोड़ी परेशान थी। वो कहती है कि ये काफी बुरा हुआ कि ये डंजन उसी समय पॉपुलर हो गया जब वे 6th फ्लोर डंजन चैलेंज करने की तैयारी कर रहे थे। इसकी वजह से पब्लिक के बीच उनकी रेपुटेशन पर भी असर पड़ा था जो शुरू से ही ज्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन पार्क्यों वैन इन बातों की बिल्कुल परवाह नहीं करता। वो उसे कहता है कि कमजोर लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने गोल पर फोकस करना है। इसी बीच मेसाया गिल्ड भी अनाउंसमेंट कर देती है कि वह इस नए A+ डंजन को क्लियर करेगी, लेकिन पूरी तैयारी के बाद ये खबर ओ चैन तक भी पहुंचती है और उसे ये बात काफी अजीब लगती है। वो जानता था कि मेसाया गिल्ड के पास इस डंजन को अभी क्लियर करने की पूरी ताकत है, इसलिए
अगर वे जानबूझकर रुक रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। ओ चैन के मुताबिक वे चाहते हैं कि ये डंजन वर्ल्ड वाइड डंजन बन जाए ताकि दुनिया भर के प्लेयर्स इसके अंदर जाएं, मर जाएं और अपना सारा लूट अंदर ही छोड़ दें। उसके बाद जब मेसाया गिल्ड डंजन क्लियर करेगी तो सारा लूट उन्हें मिल जाएगा। ये थ्योरी सुनकर लीजिना भी हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि मेसाया गिल्ड ऐसा कर सकती है, लेकिन वो ये भी जानता था कि ओ चैन की बातें अक्सर सही निकलती है, इसलिए वो इसे पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उधर डंजन के अंदर किम आखिरकार लिजर्ड मैन मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इस फाइट का रिवॉर्ड भी उसे काफी अच्छा मिलता है। उसे इतना एक्सपीरियंस मिलता है कि उसकी स्किल्स फिर से लेवल अप हो जाती है। इसके अलावा उसे एक कैटलॉग भी मिलता है जो हमेशा काम आने वाली चीज थी। लेकिन इन रिवॉर्ड से भी ज्यादा जरूरी बात ये थी कि किम को दुनिया की मौजूदा सिचुएशन के बारे में काफी नई इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। हालांकि इसके साथ एक प्रॉब्लम भी थी। अब मेसाया गिल्ड उसके बारे में जान चुकी थी। इसका मतलब था कि भविष्य में उसके लिए ऐसे मूव्स दोबारा करना काफी मुश्किल होने वाला था। इसके बाद किम अपना लूट चेक कर रहा है। उसमें मैट्सुमोटो की स्वॉर्ड भी शामिल थी, लेकिन वो स्वॉर्ड खुद यूज नहीं कर सकता था क्योंकि अगर स्वॉर्ड मास्टर को इसके बारे में पता चल गया तो वो सीधे उसके पीछे पड़ जाएगा। इसलिए किम वो स्वॉर्ड अपने स्केल्टन सोल्जर को दे देता है। इसके बाद वो मैट्सुमोटो पर आइज ऑफ अनुबी स्किल यूज करता है ताकि स्कल गिल्ड और उनके पीछे काम कर रही जापानीज फोर्सेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके। जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वो डंजन से बाहर निकल आता है। बाहर पहुंचकर किम मैनेजर से कहता है कि उसके अलावा बाकी सभी लोग मर चुके हैं और अब वो इस इंसिडेंट की रिपोर्ट जैसे चाहे वैसे बना सकता है। इसके बाद किम ट्रेलर के अंदर जाता है और फोन पर किसी से बात करता है। वो बताता है कि स्कल गिल्ड के मेंबर्स और जंग हुनियों की पार्टी आपस में लड़ते हुए मारे गए और वो किसी तरह जिंदा बच निकला। साथ ही वो यमतो नाम की जापानीज फैक्शन का भी जिक्र करता है जो स्कल गिल्ड के पीछे काम कर रही थी। सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद किम ट्रेलर से बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी उसे मैट्सुमोटो की मेमोरी की एक बात याद आती है। उस मेमोरी में स्कल गिल्ड का एक मेंबर ट्रेलर में बग लगा रहा था ताकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन लीक करे तो उन्हें तुरंत पता चल जाए। ये याद आते ही किम को समझ आ जाता है कि उसकी पूरी कॉन्वर्सेशन स्कल गिल्ड सुन चुकी होगी। यानी अब उन्हें पता चल चुका था कि पार्क योंग वैन उसके पीछे खड़ा है और ये सब उसी की वजह से हो रहा है। ये सोचकर किम के मन में सवाल आता है कि अब स्कल गिल्ड पार्क योंग वैन के खिलाफ क्या कदम उठाने वाली है। तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ पार्क योंग वैन था। वो किम से पूरी डिटेल्स पूछता है। किम एक बार फिर सारी बातें बताता है और कहता है कि वो बड़ी मुश्किल से जिंदा बच पाया, लेकिन साथ ही वो ये भी बता देता है कि उसे स्कल गिल्ड की मेन ब्रांच की लोकेशन का अंदाजा है। ये सुनते ही पार्क योंग वैन खुश हो जाता है। वो किम की सर्वाइवल एबिलिटी की तारीफ करता है और अगले दिन मिलने के लिए बुलाता है ताकि सारी डिटेल्स फेस टू फेस डिस्कस की जा सके। कॉल खत्म होने के बाद किम सीधे उस लॉकर रूम में जाता है जहां ओ चैन ने डंजन से जुड़ी फाइल्स रखी थी। किम को इन फाइल्स से काफी उम्मीदें थी और इस बार ओ चैन उसे निराश नहीं करता। फाइल्स के अंदर उसे लगभग हर उस डंजन की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसे उसने अपनी पिछली जिंदगी में क्लियर किया था। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे डंजन्स की डिटेल्स भी मौजूद थी जिनके बारे में वो पहले कभी नहीं जानता था। उन्हीं में से एक 2 फ्लोर एरंग डंजन था जिसे उसकी पिछली जिंदगी में भी सीक्रेट रखा गया था। किम जब उसकी कंडीशंस पढ़ता है तो उसकी नजर लिजर्ड एग वाली इन्फॉर्मेशन पर टिक जाती है। ये वही मिस्ट्री थी जिसका जवाब उसे पिछली जिंदगी में कभी नहीं मिला था। इसलिए इस बार वो फैसला करता है कि किसी और से पहले वो खुद इस डंजन को क्लियर करेगा और पता लगाएगा कि उस एग के अंदर आखिर क्या छिपा है। अपनी जगह पक्की करने के लिए वो तुरंत ओ चैन को कांटेक्ट करता है। दूसरी तरफ ओ चैन भी किम के साथ अपनी पहली असली डील को लेकर काफी एक्साइटेड था। अगली सुबह किम पार्क योंग वैन के ऑफिस पहुंचता है और एक बार फिर सारी इन्फॉर्मेशन उसे देता है, लेकिन इस बार वो कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी जोड़ देता है। वो स्कल गिल्ड मेन ब्रांच की लोकेशन, जापान से उनका कनेक्शन और यहाँ तक कि स्वॉर्ड मास्टर का नाम भी बता देता है। ये सुनकर पार्क योंग वैन काफी खुश हो जाता है। वो कहता है कि पेमेंट जल्द ही किम के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। साथ ही वो उसे सलाह देता है कि कुछ समय तक लो प्रोफाइल रहो क्योंकि अब बहुत सारे दुश्मन उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों के बारे में जान चुके हैं। वो ये भी याद दिलाता है कि डंजन हंट से वापस आने के बाद वे फिर मिलेंगे। किम उसे बेस्ट लक कहता है और एडवाइस के लिए थैंक्स भी बोलता है। ऑफिस से निकलने के बाद किम अपनी पुरानी कार में बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब आगे क्या करना चाहिए। उसे पार्क योंग वैन की सलाह याद आती है कि अकेले मत घूमो, लेकिन किम को ऐसी बातों की ज्यादा परवाह नहीं थी। इसलिए वो फैसला करता है कि पहले जाकर देखे कि ओसाई चैन ने उसके लिए क्या तैयार किया है। ओसाई चिन ने उसे एक सुनसान जगह पर खड़े ट्रेलर में बुलाया था। वही पहली बार किम की मुलाकात लेजियोना और सेक्रेटरी ली से आमने सामने होती है। किम
लेजियोना को अच्छी तरह जानता था। पिछली जिंदगी में लेजियोना फीनिक्स गिल्ड के सबसे मशहूर मेंबर्स में से एक था। जब किम ली सेजुन का हंटिंग डॉग हुआ करता था तब उसकी लेजियोना से 2 बार फाइट हुई थी। दोनों बार लेजियोना बच निकला था क्योंकि उसके पास एक इमॉर्टल स्किल थी जो उसे मरने नहीं देती थी। इसलिए उसे यहाँ देखकर किम थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वैसे भी किम को पिछली जिंदगी से ली जीना ज्यादा पसंद नहीं था, इसलिए इस जिंदगी में भी उसके मन में उसके लिए थोड़ी नाराजगी बनी हुई थी। और जब उसे पता चलता है कि आने वाले डंजन में ली जीना उसका एग्जामिनर बनने वाला है तो उसका मूड और खराब हो जाता है। किम तुरंत ओ साई चैन से इस बारे में बात करना चाहता है, लेकिन ओ साई चैन उससे फेस टू फेस मिलने को तैयार नहीं था। इसलिए दोनों की बातचीत वॉकी टॉकी के जरिए ही जारी रहती है। ओ साई चैन किम से कहता है कि उसे अभी भी उसकी एबिलिटीज को एक भरोसेमंद नजर से टेस्ट करवाना होगा, इसलिए एक एग्जामिनर होना जरूरी है। ये सुनकर किम थोड़ा बेबस महसूस करता है, इसलिए वो ओ साई चैन से पूछता है कि अगर एग्जामिनेशन के दौरान एग्जामिनर मर जाए तो क्या उसे सजा मिलेगी। किम साफ तौर पर लीजिना को थ्रेटन कर रहा था। लीजिना भी ये बात समझ जाता है, लेकिन उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी क्योंकि वो इमॉर्टल था। दूसरी तरफ लीजिना भी ओ चैन से पूछता है कि अगर डंजन हंट के दौरान एग्जामिनी मर जाए तो क्या उसे सजा मिलेगी। ये सुनकर ओ चैन उस पर चिल्लाता है और कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो उसकी स्नैक सप्लाई बंद कर देगा। बेचारा लीजिना हर चीज पर समझौता कर सकता था, लेकिन स्नैक्स पर नहीं, क्योंकि उसे अपनी नॉर्मल लाइफ चलाने के लिए 10,000 कैलोरीज चाहिए होती थी। आखिर में किम और लीजिना के पास एक दूसरे के साथ डंजन में जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। ये देखकर सेक्रेटरी ली थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं किम सच में लीजिना को डंजन में मार ही न दे। लेकिन ओ चैन उसे पॉजिटिव रहने के लिए कहता है और मजाक में बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो किम को अपना नंबर 1 एनिमी मान लेगा। भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जो भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले।